एक तरीके से हम इसको अंतिम समझ के मान के चल रहे हैं। और जी। इसमें अगर आपको कुछ भी आयोग से संबंधित, मैं एक बात और हाँ। बताना चाहूंगा कि प्रश्नोत्तरी में, चूंकि आज का जो टॉपिक है, कोशिश करें कि टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न ही रखें, ताकि बिल्कुल बिल्कुल। हम उस पर विचार किया जा सके, अतिथि महोदय भी उसमें असमंजस की स्थिति में ना रहे। ठीक है, मैं सभी को म्यूट ऑल कर रहा हूं। जी जी। हमारे साथ हमारे राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हें हम अपने सभी मित्रों की तरफ से सादर आमंत्रित करते हैं, उनका अभिनंदन है। उन्हें नमस्कार सर, आपको नमस्कार सर। धन्यवाद देवेंद्र अग्रवाल जी। थैंक यू सर। तो हम लोग सेशन शुरू करें, अगर आप लोग। जी सर, जी सर, समय हो चुका है, सेशन शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक है, धारा 18 के तहत जैसे शिकायत होती है और धारा 19 के तहत अपील, इसको लेकर के अक्सर जो आरटीआई जो लोग लगाते हैं वो कुछ असमंजस की स्थिति में भी रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वो, उनको ये भी धारणा है, क्योंकि जब आप प्लेन रीडिंग करते हैं एक्ट की, अगर धारा 18 में अगर आप एक्ट को पढ़ते हैं, जैसे उसका जो क्लॉज है ए टू एफ तक, अगर उसको आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि जैसे एक बिंदु ये है कि रिफ्यूज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अगर किसी अपीलार्थी को जानकारी लेने में अगर रिफ्यूज कर दिया गया हो, उसको जानकारी प्राप्त होने में कोई अवरोध पैदा किया जा रहा है, तो वो धारा 18 के तहत शिकायत कर सकता है। दूसरा बिंदु सर, उसमें ये भी कहता है। सर अगर आप अनुमति देंगे तो हम एक्ट के रूल्स को भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं स्क्रीन में, अगर आप अनुमति दे तो। जी हाँ, बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप। जी सर, थैंक यू सर। जी। अब आप देखिए, अब जैसे दूसरा बिंदु जो है, क्लॉज सी जो है, वो कहता है कि जिस अपीलकर्ता को अगर रिक्वायर्ड उसका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिला है, जो उसने आरटीआई अपील फाइल की है, तो वो भी इसमें धारा 18 के तहत शिकायत कर सकता है। ई बिंदु कहता है कि मान लीजिए कि कोई इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो वो भी शिकायत कर सकता है। उसके बाद आप एफ बिंदु देखिए, तो उसमें ये भी है कि अगर कोई भी, मान लीजिए कि जानकारी लेने के लिए अगर कोई इससे अलग, कोई इससे संबंधित अनुरोध या अधिनियम के अधीन अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने हेतु कोई भी विषय है, वो उसके तहत आ सकता है। कुल मिलाकर के धारा 18 को जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो ये आभास देता है कि ये बिल्कुल, मतलब आप हर, जो आप अपील में करते हैं वो धारा 18 के तहत कर सकते हैं। आप उसके तहत आप सीधे डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन कमीशन को आप सीधे धारा 18 के तहत निःशुल्क शिकायत कर सकते हैं, और एक्शन के लिए आप कह सकते हैं पीआईओ के अगेंस्ट। लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है उसके, क्योंकि जब आप एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक्ट में तो ये लिखा हुआ है, और धारा 19 में भी वही चीजें, और धारा 18 में भी वही है कि अगर जानकारी से पहुंच से इनकार कर दिया जाता है, सूचना तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया जाता है, या कोई बाधा पहुंचाई जाती है, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसके तहत अपीलकर्ता डायरेक्टली सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है। इसको लेकर के एक मामला गोवा का मामला है, गोवा इंफॉर्मेशन कमीशन का मामला था, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एस ए बोबडे ने इनको इस पर फैसला सुनाया था। 28 जुलाई 2011 का यह फैसला था। उसमें व्यवस्था बहुत क्लियर है। इंफॉर्मेशन कमीशन ने, गोवा इंफॉर्मेशन कमीशन ने धारा 18 के तहत अपील, ये शिकायत को स्वीकार करते हुए जानकारी देने के आदेश दे दिए थे उसमें, और पेनलाइज कर दिया था इनफैक्ट। तो उसमें जो रिस्पोंडेंट थे वो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये सेक्शन 18 में ये इंफॉर्मेशन कमीशन का जुरिडिक्शन नहीं है कि वो शिकायत को सुने और उस पर कोई कार्रवाई करे। जब हाईकोर्ट के सामने मामला आया तो उन्होंने जब पूरी फाइल मंगवाई, और फाइल में तमाम तथ्य सामने थे कि एप्लीकेंट जो था, एप्लीकेंट धारा 18 के तहत उन्होंने जो शिकायत की थी उसके पीछे जो बेस था उनका, वो ये था कि एक आरटीआई अपील उन्होंने दायर की, उसके बाद
उस आवेदन दिया। आवेदन के बाद वो उन्होंने धारा 19 के तहत प्रथम अपील अधिकारी के इसमें भी गए, और फिर प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होते हुए वो सीधे धारा 18 में उन्होंने शिकायत कर दी। कोर्ट का इसमें ये मानना था कि एक रूलिंग एक अपीलेट प्रोसेस है, तो वो अपीलीय प्रक्रिया क्या है। आप अगर अपीलीय प्रक्रिया ये होती है कि आपने एक व्यवस्था बनी हुई कि एक आरटीआई आवेदन आता है, उसके बाद एक प्रथम अपील होती है, और प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील होती है, तो ये प्रोसेस है। अब हो क्या रहा है इस केस में कि अपीलीय प्रोसेस को ब्रेक करके बीच में ही आवेदक जो है वो पहुंच गया, कहते हैं कि नहीं, इसमें आप जुर्माना लगाइए। मतलब वो अपील के तहत नहीं गए, वो सीधे कंप्लेंट के तहत आ गए। कुल मिलाकर के जस्टिस एस ए बोबड़े ने इसमें रूलिंग दी कि धारा 18 के तहत इसमें जो जो पेनल्टी है वो गलत है, और उन्होंने बोला कि इसमें अपीलीय प्रोसेस का इसमें फॉलो करना चाहिए। अब इसका क्या दूसरा क्या मतलब निकलता है कि मान लीजिए कि इधर तो उन्होंने माना था कि जानकारी लेने के लिए, और अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसे आरटीआई आवेदक हैं जो कहते हैं कि ठीक है मुझे जानकारी की आवश्यकता नहीं है, और वो उन्होंने एक आरटीआई आवेदन लगाया और उनको रिफ्यूजल हो गया, उन्होंने बोला मुझे जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सेटल हो चुका है कि इंफॉर्मेशन धारा 18 के तहत नहीं दी जाएगी, उसमें पावर नहीं है इंफॉर्मेशन कमीशन की। हालांकि इंफॉर्मेशन कमीशन को ये पावर धारा 18 में जरूर दी गई है कि वो अगर चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। उस विषय पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये जो मामला है कि धारा 18 के तहत जो शिकायत दी गई और उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था बता दी कि इसमें इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते हैं, तो उसको लेकर के जब ये पूरा मामला सामने आया, सेक्शन 18 के तहत शिकायत जब हम करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें रिकॉर्ड जो होता है वो इंफॉर्मेशन देने का प्रावधान तो सुप्रीम कोर्ट ने कर, नहीं देने का प्रावधान तो है उसमें। तो क्या मैं जो विषय जो आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि क्या कोई आवेदक बिना इंफॉर्मेशन के, अगर वो इंफॉर्मेशन सीख नहीं करना चाहते, तो क्या वो धारा 18 के तहत शिकायत में आ सकते हैं? क्या वो डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं? वो सिर्फ इसके लिए शिकायत करें कि पिनलाइज करना है? मेरा इसमें मानना है, क्योंकि अगर आप प्रियम्बल पढ़ें और एक्ट को देखें तो सेक्शन 6 को भी आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इच्छुक व्यक्ति, दोज हु डिजायर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, तो ये प्रियम्बल में भी यही है कि जो इच्छुक व्यक्ति हैं, कुल पूरा जो मामला है वो है जानकारी। ये एक्ट जो बना है वो किस लिए बना है? जानकारी देने के लिए बना है, और जानकारी देने के लिए बना है। और अगर फिर इसमें इंटेंट क्या हो जाता है, एप्लीकेंट का सिर्फ एक ही इंटेंट हो जाता है कि भाई मुझे जानकारी नहीं चाहिए, मुझे तो दंडित कराना है, वो चीज गलत हो जाती है। अब धारा 18 में आप फिर कर क्या सकते हैं? धारा 18 में जो कंप्लेंट्स हैं वो जिस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं वो ये है कि मान लीजिए कि आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं और वो सामने जो पीआईओ जो हैं वो कह दें कि यहाँ पर हमारे सामने हम इसमें आपका आरटीआई एप्लीकेशन इंटरटेन ही नहीं करेंगे। वो आपका जो डाक आप रजिस्टर्ड डाक से भेजते हैं वो डाक लौटा दे वो, तो आप धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं। और ऐसे कई मामले भी हुए हैं जहाँ पे डाक लौटा दी गई है और उस पर फिर 25,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है पीआईओ के ऊपर, डाक लौटाने के ऊपर। उसके बाद अगर मान लीजिए कि फीस को लेकर के अगर कोई विसंगति होती है जिसमें ऐसा लगता है कि उसमें फीस गलत ली जा रही है, तो उसमें आप कंप्लेंट करके व्यवस्था सीधे डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तो फोटो कॉपिंग की जो फीस होती है या कोई ऐसी फीस का विषय हो तो उसको लेकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब जैसे फीस के जो फॉर्मेट है कि नगद पैसा आप देना चाहते हैं और वो नहीं लिया जा रहा है, हालांकि मेरा उसमें ये मानना है कि आप नगद और इसके चक्कर में ना पड़े। आजकल व्यवस्था ऑनलाइन की है, तो ऑनलाइन ट्रेजरी पे जाकर के
आप ऑनलाइन उसका वो कटाए, फीस कटाएं, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजें। अक्सर जो प्रॉब्लम मैंने देखी है वो जो आरटीआई एप्लीकेंट, पता नहीं एक क्या, एक उनमें एक वो है कि वो ऑफिस जाके ही देना चाहते हैं, रूबरू मिलना चाहते हैं। मेरा कहना है कि आप क्यों मिलना चाहते हैं किसी भी पीआईओ को, आप क्यों उस पर अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं उस ऑफिस जा करके। आप आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, उसमें फीस भी जो है वो ऑनलाइन ट्रेजरी से आरटीआई हेड में आप 10 रुपए की फीस आप जमा कर दीजिए, उसकी रिसीट आप उसमें लगा दीजिए। तो इस तरह की व्यवस्था रखिए, और उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको फिर शिकायत का मौका मिलेगा। और शिकायत का जो अगर मौका मिलता है तो उसका आधार बहुत सामने रहेगा, क्योंकि अगर आप पर्सनल जाते हैं और पर्सनल अगर आपसे आरटीआई आवेदन लेने से मना कर दिया जाता है तो आपके पास क्या प्रूफ है। अगर आप सिर्फ शिकायत करते हैं तो वो शिकायत का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं रहता है कि आपका आरटीआई आवेदन लेने से मना किया। वो तो लिख करके देने से रहे वो लोक सूचना अधिकारी की, ये आए थे सज्जन और मैं इनका आरटीआई आवेदन नहीं ले रहा हूँ। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट एक ऐसा माध्यम है कि अगर उसको वापस लौटाया जाता है तो उसमें अगर लिख दिया, वो जो पोस्टमैन है वो अक्सर लिख देते हैं कि ये डाक इन्होंने लेने से मना किया। तो ये एक बेहतर व्यवस्था है, मुझे लगता है कि धारा 18 में अगर आप लोग इस तरह की शिकायत करना चाहते हैं, वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उस शिकायत को करने का। तो उसमें कुल मिलाकर के एक्ट में जो प्रोविजन की बात करता हूँ कंप्लायंस की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखें कि धारा 18 में एक्ट को, ये जो सिविल संहिता के कुछ अधिकार प्राप्त हैं उसके तहत वो किसी भी अथॉरिटी को सम्मन कर सकते हैं, उसमें जानकारी के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब जानकारी के लिए बाध्य तो करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक्ट में अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो उसकी क्या सजा है? मेरे हिसाब से एक्ट साइलेंट है इस मामले में। अगर आप किसी अधिकारी से कोई जानकारी आप मंगवाते हैं, क्योंकि ये किसी भी लोक प्राधिकारी से आप मंगवा सकते हैं धारा 18 के तहत, वो सिर्फ पीआईओ से नहीं मंगवाते हैं, आप किसी भी अधिकारी से मंगवा सकते हैं। वो अगर व्यक्ति अगर नॉन कंप्लायंस करता है तो आप क्या करेंगे? एक्ट में जो प्रोविजन है, अगर आप धारा 20 और धारा 20(1) देखें तो वो दोनों प्रोविजन सिर्फ पीआईओ पर लागू होते हैं। पीआईओ शब्द यूज किया हुआ है, ये नहीं लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटी या कोई अन्य अधिकारी, पीआईओ लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि ऐसी स्थिति जहां जिले में आप कलेक्टर को आप बोलते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिए, तो उसमें उसके खिलाफ एक्शन का क्या आधार बनेगा अगर नॉन कंप्लायंस होता है? तो ये एक विषय था जो कि मुझे लगता है कि इसको चर्चा करनी चाहिए कि इस तरह का अगर सामने अगर आता है, स्थिति आती है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होनी चाहिए हम सब लोगों के बीच में, ताकि इसका निष्कर्ष निकल सके। सेक्शन 19 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये कंप्लीट रेमेडी है। 18 के बनस्पत इसको एक कंप्लीट रेमेडी के तौर पे लिया गया है। और सेक्शन 19 में अगर आप देखें, आप उसमें जो प्रोविजंस हैं, अगर उसके क्लॉज को देखें तो उसमें 19(8)(a) में आप देखें तो वो कोई भी स्टेप जो है पब्लिक अथॉरिटी को लेने के लिए बाध्य कर सकता है, जो एक्ट के कंप्लायंस को सुनिश्चित करता है। तो ये आप जो मैं अभी आपको बता रहा था कि क्या कर सकता है, तो वो रिक्वायर्ड पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी स्टेप, ऐसे उपाय करने की उपेक्षा करना जो कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। अब इसी के तहत आपको याद होगा कि अभी हाल में ही जो कर्नाटक इंफॉर्मेशन कमीशन है, उन्होंने सीधे एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। यही 19(8) का जो आप सामने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसके तहत एफआईआर करने के निर्देश दिए थे।
इससे पहले अभी तक इस एक्ट को लेकर के और इस क्लॉज को लेकर के ये था कि इंफॉर्मेशन कमीशन अनुशंसा करते थे कि ठीक है, इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो की जाए, और वो एक अनुरोध की भाषा होती थी। लेकिन इस धारा के तहत अब जो है आदेशित किया जाता है कि भाई इसमें, क्योंकि प्रियम्बल एक्ट का साफ है, उसमें लिखा है कि करप्शन को भी रोकना ये इस एक्ट का हिस्सा है। और अगर इंफॉर्मेशन कमीशन को ये व्यवस्था उसके सामने क्लियर हो जाती है कि इस प्रकरण में अगर एफआईआर होती है और करप्शन रुकेगा, तो डेफिनेटली ये एक आयोग का एक अधिकार क्षेत्र है कि जहां वो लोक प्राधिकारी को इसमें आदेशित कर सकता है। दूसरा, इसमें विशिष्ट प्रारूप में सूचना को उपलब्ध कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि दिक्कत क्या हो रही कि अभी अब आप लोगों को भी इसमें थोड़ा आगे आना होगा और ये सजेस्ट करना होगा। अगर आप देखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर के क्या वो प्रारूप सही है, जो जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो उसमें आप खुद अपना, अगर नहीं है, अगर मान लीजिए कोई जानकारी वो दे ही नहीं रहे और वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं है, तो आप अपना एक प्रारूप बना सकते हैं, सजेस्टेड प्रारूप, कि ये ऐसा प्रारूप होना चाहिए, इसमें ये जानकारी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए और इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो पूरा फॉर्मेट आप बना सकते हैं। एक फॉर्मेट का एक सैंपल बनाइए, इंफॉर्मेशन कमीशन को लिखिए कि भाई ये जो जानकारी है इस प्रारूप में इस विभाग से उपलब्ध कराने के लिए इस धारा 4 के तहत इनको कहिए कि आदेशित करिए विभाग को कि ये जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से आप वो जानकारी जो है आप उस विशिष्ट प्रारूप में आप कर सकते हैं। मैं इसमें आपको अभी हाल में जो हम अभी करने जा रहे हैं, आप कुछ दिनों में वो आपको पता चलेगा। अभी हम उस ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आई कैन शेयर विथ यू। लोकपाल का विषय था, लोकपाल क्या कार्रवाई करता है, गांव के पंचायत में मनरेगा को लेकर के किस तरह की उसकी कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई में वो लोग अक्सर वो हियरिंग करते हैं उनकी लोकपाल कोर्ट, और उसके क्या निष्कर्ष होते हैं इसकी किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। शिकायतकर्ता अक्सर भटकते रहते हैं और वो जानकारी लेने के लिए। यहाँ स्थिति ये है मध्य प्रदेश में कि शिकायतकर्ता लोकपाल ऑफिस गए और लोकपाल ऑफिस में वहां पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनको लौटा दिया, बोला यहाँ आरटीआई आवेदन स्वीकार ही नहीं किया जाता है। दूसरा, उन्होंने फिर इसमें लोकपाल ऑफिस लोकायुक्त ऑफिस के इसमें था, प्रीमाइसेस में था, तो उनको ये गलतफहमी हो गई कि ये लोकायुक्त का हिस्सा है, तो उन्होंने लोकायुक्त में उन्होंने आरटीआई आवेदन लगा दिया लोकपाल की इंफॉर्मेशन के लिए। उन्होंने उसको भोपाल लोकायुक्त को भेज दिया, भोपाल लोकायुक्त ने पंचायत सचिव को भेज दिया, पंचायत सचिव ने मनरेगा को भेज दिया। फिर वहां से लोकपाल लिख रहे हैं कि आप बताइए क्या करना है, क्या व्यवस्था है। कुल मिलाकर मामला हमारे सामने आया है अभी। अब हम उसमें व्यवस्था ये देने जा रहे हैं कि लोकपाल का हमने उसमें बता दिया है कि भाई ये लोक प्राधिकारी होते हैं, ये तय है, क्योंकि सरकार से इनको मानदेय मिलता है, भत्ता मिलता है, जो इनके नीचे कर्मचारी काम करते हैं उनका, उनकी सैलरी ये पाते हैं। तो ये कंप्लीटली ये लोक प्राधिकारी है, इनका गठन, इनका अस्तित्व ही एक्ट के तहत आया है, इसलिए भी ये लोक प्राधिकारी की श्रेणी में है। और दूसरा, 2011 से चल रहे हैं। ये बड़ा खेद का विषय है कि 2011 से अभी 2020 तक इनके यहाँ व्यवस्था ही नहीं हुई कि पीआईओ कौन है और अपीली अधिकारी कौन है। चौथा, उसमें जो सारी रिपोर्ट जाती है वो प्रमुख सचिव स्तर पर जाती है, और सचिव जो है वो इसमें पंचायत विभाग के मंत्रालय के सचिव जो होते हैं वो लोकपाल की नियुक्ति में उनकी भूमिका रहती है। तो हमने इसमें ये माना है कि एक तो ये व्यवस्था इसके नियंत्रणाधीन है, क्योंकि कोई भी एक्शन जो सजेस्ट करते हैं लोकपाल, वो पंचायत सचिव और उसके डिपार्टमेंट के थ्रू रूट करवाते हैं। तो इसमें हमने ये पाया कि चूंकि ये व्यवस्था पूरी प्रमुख सचिव के नियंत्रणाधीन मान रहे हैं इस व्यवस्था को, तो हमने फिर प्रमुख सचिव को इसमें आदेशित करने जा रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप इसको एक तो तत्काल वेबसाइट पर ये फॉर्मेट में लोकपाल की सारी इंफॉर्मेशन आप उसको अपलोड करवाइए, और उसमें पूरा मतलब उसमें हमने ये दिया है कि जो शिकायत आएगी शिकायतकर्ता का, आप जो वो कंप्लेंट है उसको भी आप अपलोड करेंगे,
जो निष्कर्ष आता है लोकपाल का उसको भी अपलोड करेंगे। साथ में उसमें अगर मामला लंबित है और अगर निराकृत हो चुका है तो वो भी आप उसको दर्शाएंगे, क्योंकि लोकपाल एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि 15 दिन जो है वो नॉर्मल केसेस के लिए और 45 डेज जो है वो जटिल केसेस के लिए उसमें फिक्स हैं। और लोकपाल बहुत सशक्त एक्ट है, वो उनके पास तो ये भी प्रोविजन है कि वो कंप्लेनेंट को भी पिनलाइज कर सकते हैं, उन पर भी फाइन लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रमुख सचिव को ये आदेश किए करने वाले हैं, और उसमें व्यवस्था ये भी कर रहे हैं कि 1 महीने का समय दे रहे हैं उनको ये सारी व्यवस्था बनाने के लिए कि इससे रिलेटेड आरटीआई कहाँ पे लगेगी ये शासन को तय करना है, और शासन हमें बताएगा 1 महीने में तय करके कि ये व्यवस्था पंचायत विभाग में लगेगी या फिर ये व्यवस्था लोकपाल के स्वयं के कार्यालय में लागू होगी। 1 महीने बाद अगर नहीं होता है तो हमने ये भी लिख दिया उसमें, क्योंकि ये व्यवस्था इसमें आदेशित किया जा रहा है प्रमुख सचिव को, और चूंकि ये व्यवस्था पूरी तरह से प्रमुख सचिव के कार्य क्षेत्र का मामला है और उनके नियंत्रणाधीन है, तो इस मामले में अगर बाद में हमारे सामने अगर धारा 18 के वॉलेशन के तहत शिकायत आती कि यहाँ पर कोई लोक प्राधिकारी मौजूद नहीं है या फिर यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो उस ऐसी स्थिति में हम इनको डीम्ड पीआईओ मानेंगे जो प्रमुख सचिव हैं पंचायत के, और उनको उनके ऊपर धारा 18 में वॉलेशन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये व्यवस्था हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो ये मैं बता रहा था कि जिस तरह से उसमें डिस्ट्रक्शंस, रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शंस की अब भी एक पावर है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश की संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना। तो हो ये रहा है कि ये सब ऐसे विषय हैं जहां पर जो प्रारूप का विषय हो गया, उसमें जो परीक्षण का अधिकारियों का विषय हो गया, इसमें भी अभी मैंने एक ऑर्डर किया था। पंचायत सचिवों को हम अक्सर पिनलाइज करते रहते हैं। अभी मैंने पंचायत सचिवों के 4-5 मामलों में उनको एक साथ 1.25 लाख रुपए का उनको पिनलाइज किया है। हालांकि 1.25 लाख हमारे यहाँ बड़ा शुभ राशि मानी जाती है, तो उनको पेनल्टी हम लोगों ने लगाई। पेनल्टी के साथ हमने प्रमुख सचिव जो हैं पंचायत के, माफ कीजिएगा डायरेक्टर जो हैं पंचायत के, उनको हमने कहा है कि जितने पंचायत हैं मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायत, सभी पंचायतों में पंचायत सचिवों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। और ये ट्रेनिंग जो है आप जूम पे करिए, जैसे देवेंद्र अग्रवाल जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, जब आप लोग कर सकते हैं तो शासन क्यों नहीं कर सकता है? इसमें क्या दिक्कत है? तो ये तो करना चाहिए। तो हमने उनको कहा है कि जूम पे या फिर आप किसी भी अन्य ये जो भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है उनके कार्यस्थल पर ही ये व्यवस्था कर दीजिए और आराम से ये व्यवस्था हो सकती है। और उनको एक्ट का थोड़ा सा ज्ञान उनको करिए, सेंसिटाइज करिए जो पंचायत सचिव है, क्योंकि जुर्माना तो लगता रहेगा। और होगा ये कि देखिए जो उनकी सैलरी है वो एक बार में अगर 25,000 का जुर्माना लगेगा तो पंचायत सचिव की सैलरी आप जानते हैं। तो उसमें दिक्कत ये होगी कि जो जो और इस तरह के भ्रष्ट पंचायत सचिव होंगे वो उनके ऊपर सैलरी लगेगी, तो वो कहाँ से वो पैसा, तो मालूम पड़ा कि और ज्यादा वो चोरी करने लग जाए। तो इसीलिए पंचायत ये जो एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत दंडित तो करेंगे, लेकिन साथ में धारा 19 के तहत ये सेंसिटाइज करना, इनको ट्रेन करना, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। और मुझे लगता है कि सूचना आयोगों को अब चाहिए कि उनके हर ऑर्डर पे उनको ये देखना है कि ये बार बार इतनी बार इस तरह के वॉलेशन क्यों हो रहे हैं और इसकी रेमेडी क्या है। उस हिसाब से उनको देखना है कि अगर उनको लगता है कि ट्रेनिंग की कमी है तो ट्रेनिंग के लिए लिखे, उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बार बार मांगी जा रही है तो भाई ये वेबसाइट पे आप डलवा दीजिए उसको। ऑलरेडी अगर ये इन्फॉर्मेशन बार बार एक्सेस की जा रही है और आपको लग रहा है कि ये, अब देखिए एनुअल रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट में आप अक्सर आप देखते हैं कि जो एक एप्लीकेंट्स ये मांगते हैं कि ये विभिन्न विकास योजनाओं के क्या क्या काम हुए हैं ये सब जानकारी दीजिए। तो ये तो ऑलरेडी ये कंपाइल होते हैं, ये डेटा हर डिपार्टमेंट में कंपाइल होते हैं, उनका वार्षिक प्रतिवेदन बनता है उसमें वो जाता है वो पूरा, और ये विधानसभा में भी जाता है। तो
इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर ये डेटा अगर ये है उनके पास, और इसको अगर ये धारा 4 के तहत अगर वेबसाइट पे पहले से शो करने लगे, तो ये आरटीआई के तहत एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, वो सीधे धारा 4 में प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें कंपनसेशन का भी जिक्र है धारा 19 में, लेकिन उसमें मेरा यही कहना है कि जब भी कंपनसेशन, आप लोग थोड़ा सा अगर कंपनसेशन का ग्राउंड बना के चले तो वो बेटर होगा। उसमें आपको बताना चाहिए सूचना आयोग को कि इसमें मैं कंपनसेशन डिजर्व करता हूँ और ये मेरा मामला है, मुझे इस तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है इस आरटीआई आवेदन में देरी के चलते और पीआईओ की लापरवाही के चलते। तो उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट उसको डील करिए। सिर्फ कंपनसेशन कहने से नहीं होगा कि कंपनसेशन दे दिया जाए, बल्कि उसको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा आप लोगों को, और उस तरह से आप उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जैसे इसमें एक और विषय जो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें धारा 19 में ये लिखा हुआ है कि आप इनको निर्देशित करते हैं। अब मेरा फिर से वही विषय है, इन निर्देशों का अगर पालन नहीं होता तो क्या करेगा सूचना आयोग? जैसे आपने अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अनुरोध को विशिष्ट प्रारूप में सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना। अब मान लीजिए हमने आदेशित कर दिया प्रमुख सचिव को, तो उसमें यहाँ पे जो इस प्रारूप में अगर उपलब्ध नहीं कराया तो आप क्या करेंगे? एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? अगर आप देखें, जो शास्ति की बात करेंगे तो वो धारा 20 और 21 में ये साफ है कि आप सिर्फ पीआईओ को दंडित कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप उनको डीम्ड पीआईओ बना रहे हैं, लेकिन डीम्ड पीआईओ बनाने की व्यवस्था किसकी है? वो पीआईओ की है। तो ये आप मान रहे हैं। तो इसको मेरा ये मानना है कि धारा 19(8)A, वो जो मैंने पहले भी सवाल किया था आपको 18 में, और जो अभी आपको जो बता रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं धारा 19(8) का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि लोक प्राधिकारी से ऐसे उपाय करने की उपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। तो उसमें अगर आप वैसे ही आप उपाय की आप अपेक्षा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है इसमें इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप विभागीय कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं फिर इनके खिलाफ, क्योंकि आपको लगता है कि इससे इसमें यह भी है कि आप अगर एक्ट में देख रहे हैं तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये बाइंडिंग है। 19(8) जो है वो कहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग रहेगा पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी अगर वो ऑर्डर नहीं माने, उसका नॉन कंप्लायंस हो, तो वो धारा 20 और 21 में उसकी रेमेडी नहीं है, क्योंकि उसमें पब्लिक अथॉरिटी शब्द है, पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग है। वो धारा 20-21 में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर है, तो पीआईओ के ऊपर है। तो इसीलिए इसको थोड़ी इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और इनफैक्ट अब हम लोग मुझे लगता है कि टाइम अब हो रहा है 7:34 हो गए हैं, तो हम लोग इस पर 5 मिनट है सर अभी। नहीं, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मुझे एक बात है देवेंद्र जी, मुझे ये इस चीज का आभास है कि हमारे पास सवाल हमेशा ज्यादा होते हैं और समय कम होता है। जी सर। तो नहीं बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे बीच में असमंजस की स्थिति कई बार बनी हुई है। जैसे कि सर हम अभी जैसे स्क्रीन में ही देख रहे हैं कि धारा जी 19(8) में लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा की गई है। जी तो ऐसी स्थिति में चूंकि यहाँ पे लोक प्राधिकारी बोला गया है, पब्लिक अथॉरिटी की बात की गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर जो शासकीय धन की क्षति होगी उसमें, उसके लिए किसे जिम्मेदार बनाया जाएगा? देखिए, ये आपने बहुत सही सवाल किया इसमें देवेंद्र जी। क्या होता है कि जो शासकीय शासन की व्यवस्था है उसमें आप जो जुर्माना लग जाता है, जुर्माने तो खैर ठीक है, ये व्यक्तिगत होता है, लेकिन ये जो अगर 2,000 रुपए का भी फाइन होता है
तो वो हमेशा आप सोचिए कि उसमें ऑडिट जो होता है इनका, क्योंकि रिकॉर्ड का सबका ऑडिट होता है, और वो अगर सामने आ जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर किसकी लापरवाही से हुआ है, क्यों देना पड़ा फाइन, तो ये फाइल ऊपर तक जाती है। तो इसमें मतलब जो डिपार्टमेंट की व्यवस्था रहती है आमतौर पर जो हमने देखी है, उसको कहीं से ये जस्टिफाइड नहीं किया जाता है कि ये मतलब देना है या फिर अंडर द कारपेट चले जाए ये मैटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह के कंपनसेशन अवार्ड होते हैं तो उसमें जिम्मेदार जो है वो लिखा जाएगा उसमें कि इनकी लापरवाही से और इस प्रकरण में ये देना पड़ा, वो डिटेल जाएगा उसमें। जैसे तो मतलब सर, लोक प्राधिकरण में तो हर चीज के लिए अलग अलग दायित्व होते हैं। जैसे कि अभी मुझे कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ शासन से एक आदेश मिला है, 4-5 दिन पहले ही। जी। उसमें स्पष्ट तौर पे हम साल भर से लगे हुए थे कि लोक प्राधिकारी या लोक प्राधिकरण जो है धारा 4 का प्रकटीकरण नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए जो जानकारियां जो हमें मिल जानी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो वो जो जानकारी हमने अगर उसी से रिलेटेड हमने जानकारी मांगी है, और उसके लिए पीआईओ लोक प्राधिकरण के उस जिम्मेदार अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी या नोडल अधिकारी को डीम्ड पीआईओ नहीं बना रहा है, तो सूचना अधिकारी जिम्मेदार हो, वो समझ में आता है। लेकिन अगर वो उसको डीम्ड पीआईओ बना दिया है, तो उसके लिए लोक प्राधिकरण के मुखिया पर, जिसको ये काम करना है या करवाना है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या बिल्कुल। उससे शास्ती इसकी वसूली होनी चाहिए। देखिए उसमें यही मेरा ये कहना है कि यही मैं बोल रहा हूँ कि एक्ट कई मामलों में इसको लेके साइलेंट है। अभी जैसे आपने कहा कि लोक प्राधिकारी से शिकायत को उसके द्वारा सहन की गई, जैसे हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि लोक प्राधिकारी नहीं दे, लोक प्राधिकारी नहीं दे कंपनसेशन, जी। आप लोक प्राधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? क्या एक्ट में लिखा हुआ है कि लोक प्राधिकारी के खिलाफ फिर ये एक्शन लिया जाएगा? एक्ट में तो सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, बाइंडिंग है। तो हमारा ये कहना है कि बाइंडिंग है, शासन का रूल अगर किसी अधिकारी पे बाइंडिंग है तो डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी में आएगा फिर। और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में सूचना आयोग को चाहिए कि ऐसे लोक प्राधिकारियों के खिलाफ, जो भी उसमें जो उसके मुख्य प्रमुख मुखिया हों, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए उसमें कार्रवाई की जाए, उसमें डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला बनाया जाए कि भाई ये कानून था, कानून का पालन नहीं हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये अधिकारी। आयोग का जी। आदेश था और उसमें नियम कहता है कि ये बाइंडिंग है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये लोक प्राधिकारी। इनके खिलाफ डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का साफ मामला बनता है, और इन्होंने अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है कार्यस्थल पर रहते हुए, शिथिलता दिखाई है, और इसीलिए इनके खिलाफ ये शासकीय सेवा नियमों, सिविल सेवा जो नियम है, आचरण नियम, उसके अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मतलब निश्चित तौर पे अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को भी आगे उसमें प्रयास करना होगा आपके आदेश के बाद, कि वो उसमें आगे काम करे। नहीं तो वो उसको बीच में छोड़ देगा तो उसको सही रेमेडीज नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। ये इसमें देखिए जी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो शिकायतकर्ता और आप सब लोगों का है, क्योंकि जब तक आप सामने कोई दस्तावेज नहीं रखेंगे, कोई कार्रवाई के लिए आप डिमांड नहीं करेंगे, और उसी क्योंकि वही एक आधार बनता है जिस पर सूचना आयोग आगे बढ़कर फिर कार्रवाई करता है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें अलर्ट होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अ, अगर कई बार आप देखते हैं कि इस तरह से डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा हो रही है, कोई अधिकारी या लोक प्राधिकारी मान नहीं रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है फिर आप इस तरह के एक्शन की डिमांड भी कर सकते हैं, और अपनी ओर से भी कर सकते हैं। आप खुद शासन को लिख सकते हैं कि यहाँ जी। डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी है और इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। जी। सभी साथी जुड़े रहें और नेक्स्ट सेशन में ऐड हो, अगर ये कार्यक्रम अभी बंद हो रहा है। सर, अगर इस सवाल में एक चीज और जोड़ दे कि ये जो क्षतिपूर्ति है
मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि वो अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि हम पहले जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो कॉमन क्वेश्चन जो लगभग सभी साथियों को रहता है, उन क्वेश्चंस को पहले हम सर से निराकृत कर लेते हैं, ताकि हो सकता है कि उन प्रश्नों के जवाब में ही आपके सवाल का जवाब भी छुपा हो। तो हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस पर पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम पर्सन वाइज क्वेश्चन को वो करेंगे सर। सर, मैं जैसा ये पूछना चाह रहा था कि जो ये 19(8) की जो शास्ति है, ये क्षतिपूर्ति है, यह सिर्फ शिकायत के प्रकरण में मिलेगी कि अपीलार्थी के अपील के प्रकरण पर भी मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पर लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लेकिन आप वो देखिए कि वो लिखा हुआ है, तो वो शिकायत मतलब ने उसमें जब मेरा ये कहना है कि कानून में ऐसा नहीं होता है। ये व्यवस्था बहुत क्लियर होती है, मतलब एक एक शब्द जो है चुन करके लिखा जाता है। तो उसको लेकर के बड़ा अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, अक्सर ये सवाल सामने आता है कि क्या ये दी किसको जाएगी। लेकिन जहां तक चूंकि ये धारा 19 के तहत इसमें प्रावधान इसमें दिया गया है, उसमें लिखा गया है, तो धारा 19 के तहत अगर लिखा जा रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि अपीलीय प्रोसेस के तहत इसमें किया जा रहा है। उसमें क्योंकि धारा, आप देखिए धारा जो 18 है, 18 में जो नुकसान है वो आप उसको मतलब इन्हें आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो क्षतिपूर्ति होती है उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपने धारा 18 के तहत आप शिकायत करते हैं, और शिकायत क्या करते हैं कि मैंने एक आवेदन दिया था और आवेदन जो है वो वापस लौटा दिया। जी। अब सवाल ये उठता है कि आप खुद सोचिए कि वो आधार कितना बड़ा आधार बनेगा। एक तो मतलब या तो बिल्कुल ब्लेटेंट वॉलेशन कहीं एक्ट का दिख रहा हो, और जिसके तहत ये इंटेंट सामने आ रहा हो कि पीआईओ ने जानबूझ करके बहुत बदमाशी करते हुए और अपीलकर्ता को परेशान कर दिया है, और उसकी जानकारी नहीं दी, जिसके कारण अपीलकर्ता को इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। तो वो धारा 18 में वो थोड़ा मुश्किल होता है, और धारा 19 में क्योंकि एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में वो सामने दिख रहा है कि लोक सूचना अधिकारी जो है उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धारा 19 में ज्यादा मतलब इन्हें, ये मेरा अपना मानना है कि धारा 19 के तहत जो अपीलीय प्रोसेस है उसमें इस कंपनसेशन को बेहतर ढंग से जस्टिफाइड किया जा सकता है। तो एक तरीके से तो फिर ये बात आई कि शिकायतकर्ता और अपीलार्थी दोनों ही शिकायत के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए उसमें आ जाएंगे, देखिए क्योंकि उनका तो ग्राउंड्स शिकायत उसी आधार पर रहेगा, नुकसान के आधार पर। देखिए अब मैं आपको इसमें एक चीज बता रहा हूँ, शिकायतकर्ता शब्द क्यों किया गया है। शिकायतकर्ता का शब्द, अब जैसे मान लीजिए कि सूचना आयोग ने मैटर क्लोज कर दिया, कहा कि देवेंद्र अग्रवाल जी को ये जानकारी दे दी जाए। आपने एक अपीलीय आवेदन की सुनवाई हुई, उसमें आपको उन्होंने देखा और वर्तमान सूचना अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया कि भाई 10 दिन के अंदर दे दी जाए, और मैटर क्लोज हो गया। मैटर क्लोज होने के बाद देवेंद्र अग्रवाल जी आप धारा 18 के तहत शिकायत करते हैं कि यहाँ सूचना के आयोग के आदेश के बावजूद ये जानकारी मुझे नहीं दी गई, और इसमें मुझे ये नुकसान भी हो गया है, क्षतिपूर्ति भी दी जाए और ये इनके ऊपर पेनलाइज भी किया जाए। अब हो क्या रहा है इसमें कि 19 में आप अपीलीय प्रोसेस थी वो, और 18 में आप शिकायतकर्ता भी बन गए हैं, और आप कंपनसेशन भी डिमांड कर रहे हैं। जी। तो वहां प्रोविजन बन जाता है। सर, ये जो पेनल्टी लगाने के लिए जो गणना का आधार होना चाहिए, वो किस हम्म। तरीके से शिकायतकर्ता करे, या फिर आयोग जो है उस पर निर्णय किन गणना को ध्यान पे रखते हुए दे, इस पर कुछ आप ब्रीफ कर देखिए सकेंगे? जो पेनल्टी लगाने की जो गणना है वो तो मतलब वो तो 250 रुपये
पर डे के हिसाब से? पेनल्टी, क्षतिपूर्ति सर। क्षतिपूर्ति की, अच्छा। जी। क्षतिपूर्ति की देखिए, उसमें क्षतिपूर्ति कंपनसेशन में तो आप ये स्पष्ट है कि जैसे हम लोग कई बार ये भी देखते हैं कि आवेदक जो हैं वो काफी दूर दराज इलाके से आए हैं, और एक अमाउंट हमने ले लिया कि भाई ट्रेन का यहाँ से लेके यहाँ तक 4 बार कमीशन में आ चुके हैं, तो इतना खर्चा हो जाता है। दूसरा, रुकने का भी इतना एक बेसिक अमाउंट आपने जोड़ लिया उसमें, तो और उसमें दिख रहा है कि आवेदक को इसलिए परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि लोक सूचना अधिकारी नहीं आ रहे हैं या जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से एक बेसिक गणना आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें एप्लीकेंट को अपनी ओर से ये गणना करके देना होगा कि मैं इस तरह से परेशान हुआ हूँ। और या फिर मान लीजिए कि कई मामलों में ये होता है कि फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद उसी आधार पर मुझे वो अपनी कुछ, मुझे मान लीजिए कि उसमें आगे मुझे प्रॉपर बिजनेस से रिलेटेड मुझे कहीं बिडिंग करनी है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, या फिर मेरा मुझे जानकारी नहीं मिली और मेरा गलत प्रोसिक्यूशन हो गया, अगर जानकारी मिल जाती तो उस आधार पे मैं अपनी निष्पक्षता साबित कर सकता था। तो यहाँ पर आप उसके कारण आपको जेल हो गई हो, पुलिस पकड़ के ले गई हो, और उसमें आपको फाइनेंशियल लॉसेज हो गए हो, तो वहां आप फिर वो आधार बना सकते हैं कि मेरे को इस तरह से फाइनेंशियल लॉसेज हुए, और अगर सही में उसी समय जानकारी मिल जाती और ये जानकारी मुझे बाद में मिली, उस जानकारी के आने के बाद मैं अपनी बेल ले पाया, लेकिन ये जानकारी मैंने पहले मांगी थी, 48 घंटे मांगी थी, और 48 घंटे में नहीं मिली, इसलिए मुझे जेल हो गई। और मुझे बेल बाद में मिली, और बेल तब मिली जब मुझे ये जानकारी मिल गई। तो वो एक आधार बन जाता है, क्लियर कट आधार बनता है कि भाई ये अगर जानकारी अगर पहले मिल गई होती तो वो उनको बेल सिक्योर कर ली होती। तो यहाँ पे वो अब दिखा देते हैं कि भाई इतना मुझे नुकसान भी हो गया उस चक्कर में। तो इस सर गन्ना, अभी आपने बताया था कि आपने 1.25 लाख का एक क्षतिपूर्ति लगाया है कुछ एक दिन के एक पुराने प्रकरण। नहीं है, ये पेनल्टी लगाई थी। जी। तो इस 1.25 लाख पांच, की गणना का आधार किस तरीके से आपने तैयार किया? नहीं नहीं, सवाल आप वो 5, एक एप्लीकेंट एक ही थे और 5 पीआईओ थे, ओ। तो वो उस हिसाब से वो 1.25 लाख का प्रसाद बन गया। जी सर। सर ये भ्रम क्यों हम बना रखे हैं कि 18 सिर्फ शिकायत के लिए और 19, धारा 19 सिर्फ अपील के लिए है, जबकि अगर हम प्रोसीजर देखें 18(3) में भले प्रोसीजर में जांच करने के विषय को उल्लेख करते हुए जरूर आया है, लेकिन हम सारी प्रोसीजर अपील में भी अपना रहे हैं। 18(1) में जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो भी अपील का एक आधार होता ही है। बिल्कुल, और वही चूंकि इसलिए मैं ये कहता हूँ कि चैप्टर 5 पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट पर है, तो हम 18 और 19 को अलग अलग क्यों इसमें करना चाहते हैं? हाँ, ये तो पूरा एक प्रोसीजर हो गया 18 से लेके 20 तक का। हाँ, तो अब वो दिक्कत, वो भ्रम की स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि धारा 18 में आपको बताया गया है कि ये आप शिकायत डायरेक्ट आप ले सकते हैं, और वो निःशुल्क व्यवस्था है। तो इसीलिए ये लोग उससे कंफ्यूज हो गए हैं कि धारा 18 शॉर्टकट भी है। कई लोगों को कंफ्यूजन ये हो गया था पहले कि धारा 18 एक शॉर्टकट हो गया है, अगर आप एपिलेट प्रोसेस को शॉर्टकट करके डायरेक्ट आप धारा 18 में रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक गलत व्यवस्था थी। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर पार्लियामेंट में और इसमें जाकर के और इतने बड़े बड़े कानूनविदों ने मिलकर के ये पूरा कानून जब बनाया होगा, तो उन्होंने बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ बनाया होगा कि इसमें प्रोसेस जो है वो शिकायतकर्ता कौन होंगे, और शिकायतकर्ता जो है वो कैसे आएंगे सामने, और अपील ये प्रोसेस जो है वो कैसे चलेगी, और उसमें अपीलकर्ता की शिकायतों का निराकरण कैसे होगा। तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अपीलकर्ता बाद में जैसे ही मामला समाप्त हो जाता है, मान लीजिए कि सूचना आयोग के सामने और ऑर्डर निकल जाता है, आपका फाइनल ऑर्डर निकल गया, तो उसके बाद आप धारा 18 के तहत शिकायतकर्ता बन जाते हैं। उसी प्रकरण में अपील चल रही है, अपील खत्म हुई, और जिस दिन खत्म हुई है, समाप्त हुई है, उस दिन से आप शिकायत करता है उस प्रकरण में, क्योंकि वो अपील तो समाप्त हो चुकी है, और अपील दोबारा तो आप उसमें अपील तो खुलेगी नहीं। एक बार प्रकरण समाप्त हो गया तो अपील को वापस रिव्यू करने का कोई अधिकारी, ना खोलने का कोई उसमें प्रोविजन है। तो जी। उसमें फिर एक सेपरेट फिर शिकायत दर्ज करके
उसके तहत फिर उसमें प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। जी, क्योंकि शिकायत तो हम आवेदन न की जानकारी समय सीमा पर ना मिलने के बाद भी कर सकते हैं, और अपील के डिसीजन में भी कोई चीजें आने के बाद भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों समय का कालखंड होता है शायद शिकायत के लिए, क्या सर? शिकायत में तो कोई कालखंड ही नहीं है। शिकायत में कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है देवेंद्र जी। शिकायत आप कभी भी आप कर सकते हैं। शिकायत में कोई अपीलीय प्रोसेस में टाइम लिमिट है, डिफाइन है टाइम लिमिट कि आप कब जी, करेंगे, उसका प्रोसेस है। लेकिन शिकायत में कोई टाइम लिमिट का कोई जिक्र नहीं है। आप सर शिकायत एक कभी भी। भ्रांति और बनी हुई है हमेशा से कि जब लेकिन 20। लेकिन मेरा ही कहना जी है सर। कि इसमें देवेंद्र जी, इसका ये मतलब नहीं है कि शिकायत में अगर वो नहीं है, क्या कहते हैं, अगर कोई लिखा नहीं है, टाइमलाइन नहीं लिखा है, तो उसका ये नहीं अर्थ निकालना चाहिए कि 10 साल पुराना कोई अपील प्रोसेस है, वो जो खत्म हो चुका है, उसमें 10 साल बाद जाकर के आदमी जाके उसमें शिकायत लगा दे और कहें कि नहीं अब उसमें निराकरण चाहिए, तो वो गलत होता है। जी वो इंटेंट देखिए, पूरा जो मामला है एक्ट को अगर आप देखें तो एक्ट डील कैसे कर रहा है, इवन पीआईओ के ऊपर पेनलाइज जो कर रहा है, जो आप क्षतिपूर्ति भी देते हैं, उसमें आप एक्ट की मूल भावना देखें और बाकी सब भूल जाएं। आप एक्ट की मूल भावना को देखिए और उसके आधार पर कार्रवाई करिए, तो वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि इसमें पीआईओ की आप देखिए कि उसमें लिखा हुआ पेनलाइज करने का आधार क्या है। सिर्फ ये नहीं कि 30(1) का उल्लंघन हो गया तो पेनलाइज हो गया, उसमें शब्द क्या दिए हुए हैं, जानबूझ करके, असद्भावना पूर्वक, मतलब वहां इंटेंट दिखेगा। अगर मुझे बताइए क्या होता है, क्या है, अब मान लीजिए मैं पीआईओ हूँ और मैं मेरी एकदम से मैं और मेरे यहाँ कोई और व्यवस्था नहीं है, मैं अकेला हूँ अपने ऑफिस में और दूसरा कोई है नहीं, शायद पीआईओ भी नहीं है, और मेरी तबीयत अचानक बहुत सीरियस खराब हो गई, गंभीर बीमार पड़ जी गया, बीमार हो गया और धारा आपकी 7(1) का उल्लंघन हो गया, तो क्या ये जी। मैं क्या इंटेंटली बीमार पड़ गया या क्या हो गया? और उसमें क्या मुझ पर अगर जुर्माना लगता है धारा 7(1) का, तो वो गलत होगा, सही होगा? गलत होगा, गलत होगा। डेफिनेटली गलत होगा। मैं वही कह रहा हूँ, इस एक्ट को अगर आपको समझना होगा तो उसको आप सीधे प्लेन शब्दों से मत जाइए, भावनाओं में जाइए, उसकी भाव को समझिए, मूल भाव को समझिए। इंटेंट क्या है, अपीलकर्ता का इंटेंट क्या रहा है, आप जो शिकायत करता है उसका इंटेंट क्या है, आप पीआईओ का इंटेंट क्या रहा है, उसको देखिए। जी जब सर। इंटेंट आप कुछ व्यवस्था उसमें क्लैरिटी हो जाएगी तो आपको भी फिर प्रकरण को डील करने में बहुत आसानी होगी। सर ये भी बात सामने आती है कि जब हम 20(1) पर कार्यवाही करते हैं, 20(1) पर आपने देखा कि उसने समय पे जानकारी नहीं दी या कुछ असद्भाव पूर्वक कार्यवाही किया है, तो आपने उसको नोटिस जारी कर दिया और उस पर शास्ति लगाने के लिए आपने प्रोसीजर भी ले लिया 20(1) में। लेकिन 20(2) जो 20(1) और 20(2) को जो दोनों चीजों में एक अंतर लाता है, वो एक चीज यही लाता है कि अगर कोई 20(1) की गलती लगातार कर रहा है कोई पीआईओ, तो वो 20(2) पर उस पर एक्शन के लिए आप लोग रिकमेंडेशन देते हैं, या कोई बहुत ही बड़ी कोई ऐसा गलती कर रहा है जानबूझ के जो प्रूव है, तब आप 20(2) पर देते हैं उस नहीं, समय। ऐसा नहीं। हम। बीस जी दो पे इसलिए नहीं दिया जाता है, 20(2) पे इसलिए नहीं देते हैं हम, क्योंकि 20(2) रिकमेंडेशन है, जी अनुरोध है, अनुशंसा, सॉरी। अब अनुशंसा जी अनुशंसा ही होती है देवेंद्र जी, जी आदेश सर। नहीं होता। जी मतलब तो अगर मैंने किसी अपने को मामले में क्षतिपूर्ति मैंने से एक पेनल्टी से फर्क भी तो पड़ना चाहिए ना, क्योंकि कई बार कई ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं जो बहुत हाई अमाउंट्स के होते हैं और उनके लिए तो इसका कैसे हल निकाला जा सकता है सर? आपका आवाज बीच में आपने वो म्यूट हो गई थी, आपकी आवाज देवेंद्र जी। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि भाई उसके ऊपर आपने अगर जुर्माना भी कर दिया 10,000, 20,000, 25,000 का जो भी आपने जुर्माना किया, वो जुर्माना कई बार वो होता है कि उसको वो एग्री कर ले, लेकिन वो जो है उस सूचना तक फिर भी हमको पहुंच नहीं बना रहा है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार या बहुत बड़ी कोई खामी अनियमितताएं जुड़ी हुई हो। तो ऐसी हम्म। जगह पर उस पर दंड की, अनुशासनिक कार्यवाही की बहुत अधिक आवश्यकता होती है।
तो उसे किस तरीके से फिर लागू कराया जा सकेगा? उसको उसका तरीका एक ही है देवेंद्र जी, कि सूचना आयोग में आप एक कंप्लेंट लगाएं और बोलें कि साहब ये आपके अनुसार, आदेश के अनुसार जानकारी नहीं मिली है, तो इनको 25,000 का जुर्माना लगाएं और इनको वापस 3 दिन के अंदर जानकारी देने के लिए कहा जाए। 3 दिन बाद फिर आप एक और लगा दें, दोबारा एक 25,000 लगवा दीजिए, फिर तिबारा एक 25,000 लगा दीजिए। जी ठीक है, ऐसे आप जी लगाते रहिए 25,000 रुपए। और जी दूसरा उसमें तरीका ये है कि हर इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी आयोग फिर लिखेगा नॉन कंप्लायंस पर। जी लेकिन वही है कि डिसिप्लिनरी एक्शन का जो क्लॉज है वो साफ है कि अनुशंसा है। उसको उसके सीनियर अधिकारी जिनको आप लिख रहे हैं, मानिए कि हमने प्रमुख सचिव को अनुशंसा की कि इनके खिलाफ अनुशंसा की जाती है, तो वो अनुशंसा के तौर पे ही लेंगे, कार्रवाई करें या नहीं करें। तो ये आपको सर, देखना लेकिन होगा। आप लोग जब उसमें एक अनुशंसा भी कर रहे हैं, तो आपने तो उसको जांच किया है, प्रकरण को, मामले को समझ लिया है, उसमें उसकी गलतियां कहीं अनुशंसा ना कहीं आप स्पष्ट कर रहे लेकिन हैं, लेकिन लेखबद्ध देवेंद्र कर जी रहे हैं। लेकिन देवेंद्र जी, एक्ट में आप समझिए कि हर चीज, एक एक वर्ड बहुत नाप तोल के लिखा जाता है जब कानून बनता है। अनुशंसा जब बनाई होगी तो अनुशंसा शब्द बनाया होगा ना। सर, अनुशंसा पर मतलब वो राहुल जांच आगे उस पे भी जांच करेगा कि वो जांच आपकी अंतिम होगी, उस पे कार्यवाही के लिए सिर्फ अनुशंसा, प्राधिकरण के पास मैं तो जाएगा? वही कह रहा हूँ कि जब उसमें लिखा हुआ है कि आप अनुशंसा करेंगे, तो अधिकारी उसको अनुशंसा के रूप में ही लेंगे बस। राहुल वो जी, मतलब है, आप कानून कानून जो है वो स्पष्ट है उसमें कि वो अनुशंसा में, अनुशंसा को मानने या ना मानने का निर्णय जो है, फाइनल अंतिम निर्णय, वो जो भी लोक प्राधिकारी होंगे उनके ऊपर होगा। आदरणीय ठीक है। राहुल जी, जी राज मिश्रा हाँ, राज जी बताइए। छत्तीसगढ़ से। जी जी, एक निवेदन कर रहा था, अनुमति हो आपकी तो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत सारे अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई में सूचना आयोग को यह महसूस हो जाता होगा कि इसमें करप्शन हुआ है, हम्म और दस्तावेजों को देखने से जो अधिकार है सूचना आयोग का, ये पता चल जाता है कि यहां करप्शन हुआ है। और सूचना आयोग स्वयं एक लोक सेवक हैं, तो क्या लोक सेवक का कर्तव्य नहीं बनता कि अगर हमको सूचना या किसी तरह से जानकारी हो गई कि इसमें करप्शन हुआ है, तो अनुशंसा करे, साथ में स्थानीय थाने को एफआईआर करने का ऑर्डर कर दे? सीआरपीसी की धारा 39। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। और उसमें मुझे लगता है कि राज मिश्रा जी, उसमें ज्यादा भूमिका जो है उसमें अपीलकर्ता की होनी चाहिए कि वो ये डिमांड भी करे सूचना आयोग से कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई करे। स्पेसिफिकली क्योंकि राइटिंग में जी, इसको करना चाहिए। और सीआर मैंने आपको बताया अभी बीच में, जो राज मिश्रा जी जो आपने सवाल किया है उसी का जवाब दे रहा हूँ कि कर्नाटक में जो इंफॉर्मेशन कमीशन ने अभी जो एफआईआर करने की निर्देश दिए हैं, वो 19(8)A के तहत ही दिए हैं। और वही आधार उन्होंने बनाया है कि इसमें सूचना आयोग को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर उनको ये, इससे पहले मैंने बताया कि जो लोगों में ये स्थिति थी कि जो सूचना आयुक्त थे वो ये मान के चलते थे कि उनका काम सिर्फ क्रिमिनलाइज करना है और सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन दिलाना है। उसके अलावा जो जो चीजें आप सामने ला रहे हैं कि जैसे कोई करप्शन हो गया या कोई ऐसा इनडिसिप्लिन का मैटर हो गया, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो व्यक्तिगत, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मैं तो कार्रवाई करता रहता हूँ इस तरह की। मैं अक्सर आउट ऑफ वे जा करके उसमें अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ शासन को कुछ रेवेन्यू का लॉस हुआ है, तो मैं वो मामला जो है वो एजी ऑफिस भी भेजता हूँ मैं उसको, उसकी कॉपी कार्रवाई के लिए, और उनके अधिकारियों को भी भेजता हूँ फिर। जी राहुल जी, आप जानते हैं अच्छे से, सीआरपीसी की धारा 39 का कहना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना कोई भी स्थानीय थाने या मजिस्ट्रेट को दे सकता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस
डॉक्टर मनमोहन सिंह वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना कोई भी दे सकता है, कोई भी, मतलब आम आदमी भी। तो आप, चूंकि माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं समस्त सूचना आयुक्तों की बात कर रहा हूं। जब सुनवाई में उनको पता चल जाता है कि इसमें करप्शन हुआ है, तो मैं ये बेमानी होना पूछना आपसे कि वो लोग क्यों नहीं करते, लेकिन आपसे चूंकि पूरे देश को उम्मीद है, तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि स्वरूप देश का हो सकता है आपसे बदले, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। नहीं, वो हम तो रखते ही हैं राज मिश्रा जी। हमारे यहाँ आप आवेदक से पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हम तो कार्रवाई करते रहते हैं। यहाँ पर हम पंचायत में अभी कराधान घोटाला हुआ है, उसमें ढेर सारे पंचायत सचिव और जो अधिक जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके बैंक खाते सीज हुए हैं। और वो सारी कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि मैंने प्रमुख सचिव और जो अवर मुख्य सचिव थे यहाँ पर, उनको मैंने आदेशित किया था कि इस मामले में इस तरह का करप्शन सामने आया है। एक तो पूरे मध्य प्रदेश में जांच का विषय अपीलकर्ता ने उठाया था, तो मैंने उनको कॉपी पूरा वो किया कि इसमें प्रकरण में जांच की आवश्यकता है, उसके बाद कार्रवाई भी होती है। शुक्रिया राहुल जी। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका वही है राज मिश्रा जी, मैं फिर बार बार कहूंगा, इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका आप सब लोगों की है कि आप सब लोग जब भी कोई इस तरह का प्रकरण होता है तो आपको अलर्ट रहना है कि उसमें किस तरह की कार्रवाई आप करवाना चाहते हैं सूचना आयोग के माध्यम से। तो वो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रोएक्टिव होकर के काम करना होगा। जैसे एक विषय और है, इनफैक्ट अब समय भी हो रहा है, तो जैसे हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं कि ठीक है, एप्लीकेंट के राइट और अधिकार और वो सब तमाम चीजें सामने रहती हैं। आज मैं सुनवाई भी करूंगा, फेसबुक पर लाइव सुनवाई भी होगी। इससे पहले मैंने एक सुनवाई कर चुका हूँ इस मामले में। एक एप्लीकेंट है, उन्होंने एफिडेविट दे दिया मुझे जब सुनवाई हो रही थी, पिछली सुनवाई हुई 3-4 दिन पहले, तो 3 साल से उनको जानकारी नहीं मिली थी। मैंने फोन पर पहले उनसे बात की, मैंने कहा कि भाई 3 साल पुराना मैटर है, अब आप क्या सही में अभी भी आप इच्छुक हो इतना, क्योंकि एक प्रोसेस हमें फिर शुरू करना पड़ेगा पूरा। अगर जानकारी बहुत सही में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब पेंडेंसी की वजह से ये तो सही है कि अपीलकर्ताओं को जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाई है, तो मैंने कहा कि अब आप मुझे बता दें, अगर आप बहुत इच्छुक हैं तो हम इसमें कार्रवाई करते हैं और इसमें इसमें जानकारी आपको दिलाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, बहुत जानकारी मेरे इम्पोर्टेंट है और आपको ये, आप इसको दिलवा दीजिए, ये तो बहुत उल्लंघन हुआ है। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हियरिंग हुई तो वो अधिकारी जो हैं वो हमारे सामने आए, वो मतलब इस पर फोन पर, अब हम फोन पे ही हियरिंग करते हैं, तो फोन पर जब हियरिंग हो रही थी तो उस अधिकारी ने हमसे कहा कि भाई ये इसमें हमने जानकारी जो भी थी हमने दे दी और गलती हो गई है और इसमें क्षमा कीजिए। अपीलकर्ता जो हैं वो तुरंत बोले कि मैं सर संतुष्ट हूँ, मैं तो जानकारी तो मुझे पूरी मिल गई, संतुष्ट हूँ और मैं कोई कार्रवाई भी नहीं चाहता हूँ। और हाँ, अब ये सवाल ये है कि सूचना आयोग को, जब हम लोग सारे सूचना आयुक्त बैठते हैं तो मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि हम लोग ये जो संतुष्टि का जो प्रमाण पत्र है उसकी पीछे की कहानी भी पूरी जानते हैं कि संतुष्टि का प्रमाण पत्र कब मिलता है और कैसे मिलता है। तो तुरंत जो अधिकारी थे उन्होंने भी कहा कि हाँ साहब, इन्होंने तो एफिडेविट दे दिया है कि ये कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो मैंने उसमें फिर उनको एससीएन जारी किया है 25,000 के जुर्माने का, और आज मैं सुनवाई करूंगा उस मैटर में, और लाइव सुनवाई होती तो सबके सामने ही होगी। अब मेरा ये मानना है कि इस प्रकरण में आप अगर, मतलब मैंने सिर्फ इस आधार पर कि एप्लीकेंट ने बाद में कह दिया है कि वो संतुष्ट हैं और कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, क्योंकि आपके पास मामला आ चुका है, आयोग इसको जांच कर रहा है, जो चीज आपके जांच विचाराधीन में है उस पे तो निर्णय होना चाहिए अंतिम। राहुल जी, मेरा सोचना है इस संबंध में। जी मिश्रा जी कहें। जी राहुल जी, मेरा सोचना है इसमें कि यदि जानकारी, वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया है और जानकारी 30 दिन के बाद मिली है,
तो उस व्यक्ति से भी 3 साल। जाना जाना चाहिए। 3 साल, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे 3 साल बाद मिली है और वो संतुष्ट हो गया और उसको कार्रवाई भी नहीं चाहिए। कम से कम 3 साल का क्षतिपूर्ति तो उसको मांगना चाहिए। और यदि उसके बाद भी नहीं मांगता है तो आप जिस संस्था से जानकारी मांगा है उसी संस्था को या पुलिस को कृपया करके निर्देशित कर दें कि वो इस संतुष्टि के पीछे का कारण क्या है। यदि आप ऐसा कर देंगे तो हम सभी लोगों का के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। हम सब लोग बदनाम हो रहे हैं ऐसे संतुष्टि के कारणों से। अगर जानकारी 3 साल बाद मिल गई तो संतुष्टि कैसे हुई उसको? वो क्षतिपूर्ति 3 साल का क्यों नहीं मांग रहा है? आप भी समझते हैं राहुल जी और हम भी समझते हैं। हमारे यहाँ मैंने उनको यही बोला, छत्तीसगढ़ में मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा कि ये जो आपकी एकाएक जानकारी मिलने के बाद आपकी जो सद्भावना अधिकारी के लिए पैदा हुई है, तो मैंने कहा कि अगर आपको ऐसी ही सद्भावना अगर आपको दिखानी है और सच्ची सद्भावना दिखानी है तो जो इनको 25,000 का जुर्माना मैं लगाने वाला हूँ वो राशि आप दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोलने की क्या जरूरत है? आप ऑर्डर पास करें और नहीं, और कृपया करके उसके खिलाफ जांच भी जरूर करा लीजिए प्लीज, कृपया। देखिए क्या है कि अनफॉर्चुनेटली कमीशन के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह अधिकार है सर आपको। 18(3) के 5वें बिंदु में मेंशन है कि साक्षियों की परीक्षा के लिए जब आप साक्ष्यों की परीक्षा ले सकते हैं, इसमें शपथ पत्र का आप साक्ष्य अभिग्रहण कर सकते हैं, तो ये शक्ति तो सर कहीं ना कहीं आपके पास निहित है। नहीं, आप ये नहीं समझ रहे हैं। जो आप जो अपीलकर्ता के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। वो एक्ट में आप देखिए, जो आप एक्ट में पावर क्या है आपके पास, वो एक्ट इज साइलेंट अबाउट दैट। इस तरह का कोई भी मामला सामने आ जाए, आप एक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा आप मतलब कमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्डर में, लेकिन आई डोंट थिंक मतलब माफी इसमें चाहता हूँ राहुल जी, माफी चाहता हूँ कि एक्ट में तो कहीं लिखा भी नहीं है कि फेसबुक पर लाइव सुनवाई होगी। नहीं, ऐसे अपीलार्थियों को, शिकायतकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहिए। मैं एक बताता हूँ आपको एक्ट में क्या लिखा हुआ है। एक्ट में कानून के इसमें नियम में ये लिखा हुआ है कि सुनवाई जो है वो सामने होगी, जो फैसला है वो सामने सुनाया जाएगा। ये है कि नहीं है, नियम में है कि नहीं है? बिल्कुल। और ये अक्सर कई मामलों में फैसला सामने नहीं सुनाया जाता है। इवन मैंने देखा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के इसमें भी ये कहा जाता है कि एप्रोप्रिएट ऑर्डर विल बी पास्ड। जी, वो इसका मतलब ऑर्डर प्रिजर्व करते हैं वो। हाँ, इसका मतलब वो लोग ऑर्डर प्रिजर्व कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ एप्रोप्रिएट ऑर्डर विल बी पास, जबकि नियम में लिखा हुआ है कि उसको सामने सुनाया जाएगा। अब बात यह है कि बात ट्रांसपेरेंसी की है, और मैं इसीलिए मैं हमेशा ना इंटेंट के हिसाब से चलता हूँ एक्ट के। तो एक्ट का इंटेंट बहुत क्लियर है कि मैंने जब ये फेसबुक पर अपनी सुनवाई को लाइव करने का निर्णय लिया तो उसके पीछे 2 चीजें मुख्य थी। एक तो ये कि ये जो पक्षपातपूर्ण का जो ये आरोप लगता है कि भाई सूचना आयोग जो है निर्णय लेते हैं और उस निर्णय का आधार क्या होता है उसका कुछ पता नहीं होता, या तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अधिकारियों से। दूसरा, अधिकारी भी कई बार बोलते हैं कि साहब मुझे नहीं सुना गया और मेरी बातों को नहीं देखा गया। तो ये जो स्थिति बनती है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें क्या हर्जा है अगर हमें ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग बोला जाता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग अगर अपने काम को ही और ट्रांसपेरेंट कर दे, ये तो होना चाहिए। और ये बहुत समय से जुडिशरी के लिए तो बहुत समय से उनके लिए तो पहले ही काफी पहले से ये चल रहा था कि कोर्ट की कार्रवाई को उसको सबके सामने किया जाए। बहरहाल ये, और दूसरा फिर मेरा ये था कि जब आप हियरिंग प्रोसेस देखते हैं तो उससे अवेयरनेस आती है, आपको मालूम होता है कि ये क्या कार्रवाई होती है और किस तरह की कार्रवाई होती है और उसमें कौन सी धाराओं का उल्लंघन हो रहा है। एक अवेयरनेस बनती है। हम ये सूचना का अधिकार कानून आया क्यों है? ये आया है आम जनता को अवेयर करने के लिए। ये इसलिए आया है कि हमारे पास इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हों,
इस देश के नागरिक इन्फॉर्म्ड हों, ताकि वे जो निर्णय ले वो देश हित में हो और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। तो इसीलिए इस आधार को हमने बनाते हुए इसमें कार्रवाई करते हैं। मतलब अभी सर राहुल जी, जीबीआरएस महाविद्यालय से रजिस्ट्रार और पीआईओ नवीन अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, उनका कोई प्रश्न है, इन्हें भी सुनते हैं हम इनके प्रश्न को। जी नवीन जी, आपका कोई प्रश्न था? हाँ जी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी आपके सेशन अटेंड किए हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आउट ऑफ वे जाकर भी कार्य करते हैं। जहाँ कहीं आयुक्त सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन सुनवाई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके। मेरा प्रश्न यह है कि एक तो मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ, नागरिक हूँ, साथ में मैं पीआईओ की भी जवाबदारी निभा रहा हूँ, दोहरी जवाबदारी मुझ पर है। मेरा एक प्रश्न छोटा सा ये था कि सभी के लिए इसमें समय सीमा निश्चित है कि आवेदक को अपील कितने दिन में करना है, या फिर पीआईओ को डिसीजन कितने दिनों में लेना है, प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील का निर्णय कितने दिनों में लेना है ना, और नागरिक सेकंड अपील में कितने दिन के अंदर जा सकता है, ये सब चीजें दी हुई है। और आप आउट ऑफ वे जाके जैसे कहीं ऐसा नहीं भी लिखा हो कि प्रथम अपील अधिकारी पर कोई कार्रवाई की जाए, ऐसा कहीं इसमें प्रावधान नहीं है, फिर भी आप उसका हम लोग अर्थ निकाल के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आउट ऑफ वे जाके भी कार्रवाई करते हैं। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि पीआईओ ने कोई डिसीजन लिया कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, अपने विवेक बुद्धि के आधार पर प्रथम अपील में जाता है नागरिक आवेदक, प्रथम अपील अधिकारी भी उससे सहमत होता है कि भाई पीआईओ ने सही डिसीजन लिया है, हम उसके साथ है। कई बार ऐसा भी होता है कि फिर द्वितीय अपील में जब मामला जाता है, आयोग भी उससे सहमत होते हैं कि नहीं भाई पीआईओ ने जो निर्णय लिया है वो न्याय संगत है और ये सूचना नहीं दी जानी चाहिए, जो भी जिस भी वजह से, इस एग्जम्पशन की वजह से। वो प्रकरण जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो कोर्ट ठहराती है कि भी पीआईओ ने जो डिसीजन लिया था वो गलत लिया था, उन्होंने सूचना दी जानी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जिम्मेदार अकेला पीआईओ को ठहराया जाता है, जबकि उसी की बात को समर्थन प्रथम अपील अधिकारी ने भी किया और कहीं ना कहीं सूचना आयोग ने भी किया। तो पेनल्टी जैसी जो कार्रवाई होती है उसके लिए अकेले पीआईओ को जवाबदार समझा जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा है सर, एक और साथ में मैं बोल रहा था, दूसरा ये है कि यदि वो विलंब से सूचना दे रहा है, 30 दिन में सूचना देनी थी, मान लीजिए उसने 50 दिन में दिया है ना, उसके ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन है, लेकिन वही अपीली अधिकारी के पास जब जाता है आवेदक, वो अपील सुनवाई नहीं करते हैं, बिना सुनवाई के उनको सेकंड अपील में जाना पड़ता है समय निकलने के बाद में। तो अपील अधिकारी पे कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, फिर भी आप जैसे जो है मतलब सूचना आयोग वो कम से कम उसमें कुछ कार्रवाई करते हैं कि भाई आउट ऑफ वे जाके भी कार्रवाई कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे सूचना आयुक्त पे, हर सूचना आयुक्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप तो बहुत फटाफट कार्रवाई करते हैं, लेकिन कई जगह जो है न्याय के लिए उनको 3-3 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके बाद डिसीजन होता है कि सूचना दे दी जाए, जबकि पीआईओ ने 20 दिन विलंब लगाया, उसे पेनल्टी हो गई। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ वे जाके ऐसा भी होना चाहिए कि जो जवाबदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे सूचना आयुक्त, कुछ लोगों की बोल रहा हूँ मैं, 1-2 होंगे जो, तो उन पर कहीं आउट ऑफ वे जाके ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि भाई उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए या उनके ऊपर ऐसे कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। ये मेरा गुस्ताखी के साथ और क्षमा मांगते हुए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ सम्मानजनक तरीके से। जी, मेरा उसमें मानना है, देखिए ऐसा है, ये हर आदमी अकाउंटेबल होना चाहिए, व्यवस्था सब तभी सही होती है। अगर मेरे ऊपर कोई आदेश ही नहीं चलेगा तो डेफिनेटली वो गलत होगा, वो व्यवस्था ही गलत है जहां पर आप किसी के प्रति जवाबदेह ना हो। एट द सेम टाइम आपको उस व्यक्ति की उस पद की स्वतंत्रता का और उसके अधिकारों को भी देखना है और उसी समय उसको जवाबदेही भी बनाना है। तो जवाबदेह बनाने के लिए मेरा ये कहना है कि एक तो अव्वल तो ये कि व्यवस्था इसमें बहुत क्लियर है कि अगर सूचना आयुक्त ने कोई गलत निर्णय लिया है तो उसमें वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। लेकिन दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर बहुत क्लियर है और प्रोसीजर को फॉलो अगर सूचना आयुक्त नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप, एक तो रेमेडी आपके सामने, और दूसरा मुझे लगता है कि अभी जो एक मुहिम चल रही है हर जगह की, एक टाइम लिमिट में सूचना आयोग जो है वो डिसीजन सुनाए, वो बहुत जरूरी है कि ये एक इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि पूरा एक्ट बना ही टाइम लिमिट पर है। 30 दिन की जानकारी आपको देनी है, उसके बाद आपका प्रथम अपील का भी आपकी जानकारी है,
और उसके बाद द्वितीय अपील में आकर के वो जो रेलगाड़ी जो है वो बैलगाड़ी बन जाती है। वो उसका पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उस पर कब सुनवाई होगी नहीं होगी। तो ये उसमें कोई बाध्यता नहीं है। और आप ये सोचिए पूरा कानून बना क्यों था? पूरा कानून इसलिए बना था कि भाई 30 दिन, तो वो बहुत कहीं ना कहीं पूरे कानून के पीछे जो मूल भावना रही है कि टाइम लिमिट में और टाइम फ्रेम के इसमें पूरा निराकरण होना है। और आखिरी में अंतिम में जाकर के वहां पर ये क्या कहते हैं, सूचना आयोग के स्तर पर वहां पे टाइम फ्रेम हट जाता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए आप सब लोगों की, हर जगह इसमें लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, राज्य शासन को भेजे जा रहे हैं। और उसमें सुनवाई जो है वो जब तक आप उसमें हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए इसको लेकर के, और एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहां पर सूचना आयोग जो है वो टाइम बाउंड में सारी अपीलों का निराकरण करें। वो एक बेहतर सर लेकिन व्यवस्था होगी। पीआईओ की गलती के साथ में फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर की भी गलती तो जुड़ी हुई रहती है। नहीं नहीं, वो सिर्फ जुड़ी पीआईओ को एक्ट में जिम्मेदार बनाया गया, लेकिन उसके गलत डिसीजन वही पर मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट वही मैं कह अपीलेंट रहा हूँ। ऑफिसर ने जो कवर किया है उसके लिए कैसे करें? नहीं, मैंने देखिए, मैं तो जो मैं कर रहा हूँ मैं तो अपनी तरफ से मैं आपको बता सकता हूँ। मैं उसमें यही कर रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि ये डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला है। धारा 19 में स्पष्ट है कि जो प्रथम अपील अधिकारी है वो कितने दिन में अपील की सुनवाई करते हैं। धारा 19 के को लेकर के फीस अपील अधिनियम बने हुए, नियम बने हुए हैं। नियम में भी स्पष्ट है, शासन के, राज्य शासन के नियम है, उसमें भी स्पष्ट है कि प्रथम अपील अधिकारी को कब इसमें सुनवाई करनी चाहिए और कितने दिन में सुनवाई करनी चाहिए और क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस डिफाइन है। तो ये एक उनके ऊपर बाइंडिंग है, ये एक एक्ट है, और इसका उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं। तो वहां मैं तो इसको डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी मानते हुए प्रथम अपील अधिकारी को नोटिस भेजता हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखता हूं। तो ये एक व्यवस्था है। लेकिन मेरा कहना है कि देखिए, कानून में कई चीजें जो होती हैं, जो आप अब इतने साल हो गए इस कानून में, वो उसको और सशक्त बनाने के लिए उसमें इस तरह की चीजें चैलेंज होनी चाहिए, व्यवस्था भी होनी चाहिए, जी डिमांड करना चाहिए, आपको एक्शन डिमांड करना चाहिए प्रथम अपील अधिकारी के जी अगेंस्ट। आप लोगों को भी लिखना चाहिए कि आप, मेरा ये कहना है कि एज अ एप्लीकेंट जब आपको लगता है कि प्रथम अपील अधिकारी ने वॉल्यूशन किया है, आप उसके अधिकारी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं कि इनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती, इनके द्वारा कर्तव्य की अवहेलना की जाती है, और ये डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला है, सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत है, और इस तरह से इनके खिलाफ ये शिकायत मैं कर रहा हूँ, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक जी अलग से भी शिकायत करिए उनके खिलाफ। बिल्कुल सर। सर जी जब पीआईओ स्थानांतरित हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन जब वो रिटायर्ड ही हो जाए मामले के आयोग में पहुंचते तक, तब कार्रवाई किस पर होगी और क्या नहीं, करना चाहिए आयोग को? मैंने तो रिटायर्ड लोगों पर भी कार्रवाई की, और हमारे यहाँ तो अभी परसों ही हमारे यहाँ कोई जो जुर्माना मैंने लगाया तो जुर्माना जमा करने आए हैं, रिटायर्ड लोग भी आते हैं। ठीक। मैं जी उसमें मेरा एक सर सर एक देखिए, क्वेश्चन। इसमें ये रहता है कि एक हाई कोर्ट का एक निर्णय था, मेरे ख्याल से वो शायद 4 साल का वो है। अगर जी रिटायरमेंट होने के 4 साल हो जाते हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर मामले में कि ये आया था, कहीं हाई कोर्ट का ही मैटर था, और उसमें यह था कि रिटायरमेंट होने के 4 साल बाद उसकी रिस्पॉन्स अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं है। तो 4 साल तक तो हम मान के चलते, हमने उसको ही आधार बनाया कि 4 साल तक, इसलिए सूचना आयोग में मैंने खुद उसको आधार बनाया कि इससे इसमें इसके अगर अंदर टाइम फ्रेम में अगर सामने आ जाता है तो उसमें फिर हम उसमें कार्रवाई करते हैं। मैं फिर उसमें जो उनके पेंशन वाले इसमें है वहां भी लिखता हूँ कि भाई इनकी पेंशन जो है वो रोकी जाए, जी और तब तक ये क्लियरेंस यहाँ से नहीं लेते हैं, अपना जी। शास्त्री जमा नहीं करते हैं, तो उसमें करते अ, हैं। दूसरा, नवीन अग्रवाल जी सर का क्या ये इस जी पीआईओ को सर दोषी क्या नहीं। इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जा सकता है अगर आप अनुमति दे तो, क्योंकि समय हो गया है, आप जैसा समय हो कहेंगे गया वैसा तो होगा। समय हो गया तो मुझे आज्ञा दीजिए देवेंद्र अग्रवाल जी। सर जी एक क्वेश्चन तो और था सर, सर, एक सभी क्वेश्चन, सभी एक क्वेश्चन सभी सर। सर साथियों सर को जो मेरा है, एक क्वेश्चन था। मेघराज जी हेलो हमारे साथ जो राहुल है, सर। मैं आपको सभी लोगों को एक मिनट बताना चाहता हूँ, राहुल जी हर रविवार को हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारे एमपी में शिवानंद जी जो है हमेशा
जी, मैं सभी साथियों को मैं यही बताना चाह रहा था कि हर रविवार हमारे साथ में जुड़े रहते हैं सूचना आयुक्त जी शिवानंद जी। हर रविवार को हमारी कार्यशाला लेते हैं। उस कार्यशाला में कोई भी मित्र किसी भी विषय पर सवाल जनरली कर पाता है और वहां पर हमारे पास पर्याप्त समय भी होता है रविवार के दिन के कारण, तो वह अपने प्रश्नों को वहां पर भी पूछ सकते हैं। हमने कोशिश की आज के समय पर कि हम महत्वपूर्ण सभी सवालों को ले लें। हमने चैट में भी जो सवाल आ रहे थे उन सभी सवालों को हमने अधिक से अधिक लेने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के सवाल उसी जवाब से निराकृत हो जाएं। तो मैं सभी साथियों से क्षमा चाहूंगा और एक्चुअली हमने तय कर कार्यक्रम के हिसाब से ही सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी ने हमें समय दिया है और हमें उनके समय का सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पर वो हमेशा हमें सहयोग देते रहते हैं और देंगे भी आगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं उन्हें आप लोगों की तरफ से सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमें अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए मैं जो है उनसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथियों की तरफ से। सर आपको धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत बेहतरीन जानकारी दी। शुक्रिया और देवेंद्र जी। इनफैक्ट मैं एक छोटी सी चीज में बीच में रह गई थी, वो मिस्टर नवीन अग्रवाल ने इसमें एक सवाल पूछा था कि पीआईओ ही दोषी क्यों होते हैं। तो मेरा उसमें ये स्पष्ट ये छोटी सी बात रखूंगा कि पीआईओ जो होते हैं वो इसलिए दोषी होते हैं क्योंकि पीआईओ के पास ही पूरा अधिकार है। पीआईओ को इस एक्ट में काफी पावरफुल बनाया गया है। पीआईओ के पास वो अधिकार है जो किसी के पास नहीं है। आप अगर चाहें तो आप अगर अगर चीफ सेक्रेटरी को भी लिख सकते हैं कि आप ये इसका अनुरोध किया जाता है कि जानकारी आप दी जाए, या आप अगर लिख देते हैं कलेक्टर को भी कि ये जानकारी आप दें, या प्रमुख सचिव को भी लिख देते हैं कि ये जानकारी आप दिलवाने का कष्ट करें। तो वो अधिकारी आरटीआई एक्ट के तहत धारा 5(4) में डीम्ड पीआईओ बन जाता है। तो ये अधिकार है पीआईओ का, ये और कोई नहीं बना सकता है। इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पीआईओ की तय होती है, एफएओ की नहीं तय होती है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैंने ये प्रश्न भी आपसे इसलिए पूछा कि मुझे पता है कि आपसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछो तो जवाब जरूर मिलता है और मुझे यही अपेक्षा थी। आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न नहीं है, एक थोड़ा सा मैं चाहता था कि एक धारा 19(9) पे आप प्रकाश थोड़ा सा डाले। वो थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत हो रही थी। धारा 19(9) में ये लिखा है कि यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है सूचना देगा। यानी द्वितीय अपील का जो ये आयोग जो निर्णय ले रहे हैं उसमें कोई अपील का प्रावधान है कि उसकी भी सूचना देगा, ऐसा मुझे उसका अर्थ समझ में। उस पे थोड़ा सा स्क्रीन पे आपके सामने है। ये अपील की सूचना देगा। तो यथास्थिति सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, तो जो भी डिसीजन होता है उसकी सूचना देगा। और अगर मान लीजिए कि जिसमें अगर आप जो ये एक्ट है कि जैसे आप अगर किसी आरटीआई एप्लीकेशन का अपील का आप निराकरण कर रहे हैं तो उसमें आप कोई फैसला अगर लेने वाले हैं, क्योंकि उसमें अधिकार तो शिकायतकर्ता अपीलकर्ता का भी है जी, और लोक प्राधिकारी का भी है सुनने का, क्योंकि वो उसके तहत वो आएंगे। और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिना सुने बिना सुनवाई का अवसर दिए वहां पर अपना फैसला सुना दे। तो इसीलिए इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि उसकी सूचना वो की जाएगी।
इस संबंध में सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे सर कारण बताओ नोटिस देते हैं आप लोग, तो हमें उसकी भी सूचना देते हैं आप। हाँ देते हैं। तो ये शायद इस नियम का होगा। हाँ ये देखिए, ये मतलब आप कोई भी अपील प्रोसेस आप कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली यही है कि आपका जो भी आप निर्णय है और जिसके अंतर्गत वो कोई जिसके अंतर्गत इनको अपील का कोई अधिकार जो प्राप्त होता है, वो उसके तहत आप कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों पक्ष को आप सूचित करेंगे और उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे, ये है कि सर आप इसी ऐसा संबंध में उत्तर प्रदेश में भी एक मामला आ रहा है। वहां जी पे ये मामला सुनने में आ रहा है कि बिना सुने ही अपीलार्थी और शिकायतकर्ता को वो प्रकरण निराकृत कर दिया गया और उस पर इस तरीके की आपत्ति दर्ज करने पर उसे पुनः सुना जा सकता है। ऐसा क्या ये सही है? देखिए, अगर ये मेरा ये कहना है कि ये रिव्यू का कोई इसमें आधार नहीं बनता है, लेकिन मेरा कहना है कि टेक्निकल ग्राउंड पर एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि रिव्यू करेगा आयोग अपने आदेश को। एक बार आदेश आपने समाप्त कर दिया है तो रिव्यू का तो कुछ प्रोविजन नहीं है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड, अब मान लीजिए कि सूचना आयोग के इसमें कोई टेक्निकल त्रुटि हो गई है, उसमें अपीलकर्ता ने अपना एक आवेदन दिया और किसी और का आवेदन उनके सामने आ गया और उस आधार पर उन्होंने कार्रवाई कर दी कि इसमें हमें जानकारी नहीं चाहिए, अपीलकर्ता ने नहीं दिया था, किसी और की तरफ से वो आवेदन आ गया और वो गलती से उन्होंने मान लिया कि वो अपीलकर्ता की तरफ से आवेदन है और उस पर उन्होंने कार्रवाई खत्म कर दी है। तो उस ग्राउंड पे अगर सामने आ जाता है, एप्लेंट सामने आ जाता है, वो टेक्निकल ग्राउंड बताते हैं कि नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा था, तो डेफिनेट फिर एक ग्राउंड बन जाता है। और या फिर लोक सूचना अधिकारी उसमें दे दे कि जानकारी दी गई थी और उसमें जानकारी ही नहीं मिली है, तो वो भी एक ग्राउंड बनता है। लेकिन उसके लिए मेरा ये मानना है कि अलग धारा 18 में अगर शिकायत करके उसको उस प्रोविजन पर आए तो वो ज्यादा बेहतर एक तरीका होगा उसमें, कि धारा 18 के तहत वो शिकायत करें और उसमें फिर कार्रवाई हो अलग से उसको रजिस्टर करके, तो वो सही कानून सम्मत कार्रवाई होगी। तो क्या शिकायत 2 बार भी हो सकती है सर? हाँ, शिकायत एक, जैसे आपकी अपील चल रही है जी। और अपील आपकी अपील की सुनवाई हुई और उस अपील की सुनवाई के बाद अब वो प्रकरण समाप्त हो गया है, सूचना आयोग ने निर्णय ले लिया है कि ये प्रकरण समाप्त किया जाता है, आप धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं उसमें, उसी प्रकरण में आप टॉपिक को आपने कवर करवाया। इस टॉपिक को कवर करवाने के लिए जो है हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके। और सर एक आपसे निवेदन है कि 12 अक्टूबर को हमारा सूचना का अधिकार दिवस है। इस सूचना के अधिकार दिवस में आप सिर्फ 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो आपको उचित लगे, हम एक कार्यक्रम रखेंगे। उसमें हम चाहेंगे कि हमारे जितने प्रशिक्षक या जो अतिथि आए हैं वो सिर्फ 10-5 मिनट 15 मिनट जो उनको उचित लगे आके अपने कुछ 5 मिनट के स्पीच दे के जाएं सूचना अधिकार दिवस के दिन। अगर आप इस मंच से इस निवेदन को स्वीकार कर ले तो बहुत आभार होगा। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग जुड़ेंगे। अगर मैं उस दिन देख लेता हूँ कि किस तरह की व्यवस्था है और अगर हुआ संभव तो बिल्कुल देवेंद्र अग्रवाल जी। आप तो जानते हैं सर प्रश्नों का अंबार है, अब साथियों को तो लगा ही रहता है। जो सर ये पुनर्विचार वाला था, इसी संदर्भ में एक उत्तर प्रदेश में नियमावली 2015 आई, उस संदर्भ में सर एक रखना चाहता हूँ, केवल 1 मिनट लगेगा। जी बता दीजिए सर। जैसे जो अधिसूचना संख्या 544 के तहत 2015 में नियमावली आई, उसमें नियम संख्या 12 के तहत हम पुनर्विचार या मतलब आवेदन, जैसे आयोग है, अगर कोई वादी या प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ, डिसीजन निकल गया, तो अगर रिव्यू पटिशन में जा सकते जाने का प्रावधान दिया गया है नियम संख्या 12 में। क्या ये किस प्रावधान के तहत है? क्या ये सभी आयोगों में है? नहीं, ऐसा रिव्यू पिटीशन जो है आपने जैसे आप बताया, ये मैंने अभी किसी और आयोग में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है कि आप मतलब आप कह रहे हैं कि जो अपील का निर्णय ले चुके उसकी रिव्यू पिटीशन। जी जी जी। हाँ, तो ये और कहीं ये नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार का स्पेसिफिक नियमावली 2000 उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 में आई थी, विधानसभा विधान परिषद में पास होकर के, सूचना संख्या 544 की।
नियमों का तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए नियम कितना कौन पालन करता है वो एक बड़ा विषय है। मतलब मैंने वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो देश में व्यवस्था ही सब सही हो जाए। नियम तो बिल्कुल हमारे सर। यहाँ इतने बने हुए हैं। मतलब मध्य प्रदेश सूचना आयोग के इसमें भी एक नियम बना हुआ था जिसमें 90 दिन में अपीलीय प्रकरण की सुनवाई का नियम था। बाद में हाईकोर्ट में नोटिस आया और उन्होंने मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने हाईकोर्ट में ही बता दिया कि ये तो एक्ट में कहीं प्रोविजन नहीं है इस तरह का। तो ये जी सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नियम अगर बनाए जाते हो तो उसका पालन होना एक अलग विषय है। सर ये एक्ट का हिस्सा नहीं है, इन्होंने नियम बना के एक अपना प्रोविजन बनाया है, उस वही मैं कह प्रोविजन रहा हूँ, में वही इस कह तरीके रहा हूँ की कि ऑप्शंस रखी हैं। हाँ तो वो कर सकते हैं सर। जी जो लोक प्राधिकारी हैं उनको ये रूल्स डिफाइन करने का एक अधिकार है। जैसे हाई कोर्ट ने अपने रूल्स डिफाइन किए हैं तो वो लोक प्राधिकारी जी को ये है। लेकिन एक चीज ये आप मान के चलिए कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जो जो कानून मूल कानून पास हुआ है उस कानून के कॉन्ट्रडिक्शन में कुछ नहीं होगा, ये तय मान के चलिए। अगर आप जी कोई भी आपको लग रहा है कि कोई भी नियम ऐसा नियम बनाए जो कि कानून के विपरीत है, वो विरोधाभासी स्थिति पैदा कर रहा है, तो वो फिर इलीगल है, फिर उसको चैलेंज करना चाहिए। सर जब मैं इसकी मूल भावना में गया तो देखा कि मेघराज जी, धारा इस प्रश्न 27। आगे जो है मेघराज जी, जी इस बात जी को हम जी आगे रविवार को ले लेंगे कार्यक्रम में। रविवार को जी नित्य दुबे जी हमारे रहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। रविवार के कार्यक्रम में 11 बजे से 1 बजे जुड़िए, आपको उसका लिंक वगैरह मैं हमेशा की तरह शेयर कर दूंगा वापस। यहाँ पर आपके बहुत बहुत आगे इस पर और चर्चा आभार। करेंगे। जी जी आज बहुत बहुत आयुक्त धन्यवाद साहब सर, का आभार। बहुत हमने और समय ले लिया है, तो सर चलिए, सभी साथियों की तरफ से फिर से आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर राहुल सर को बहुत बहुत नमन सर, और इसी तरह से हम लोगों की एनर्जी देते रहें। धन्यवाद। शुक्रिया। मैं सभी साथियों से माफी चाहूंगा क्योंकि उनसे पहले ही ये तय हो चुका था समय के लिए, और उनसे ज्यादा समय लेने से हमें आगे उनके अनुभव को लेने में दिक्कत हो सकती थी, तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं देवेंद्र सक्सेना जी को जरूर मैसेज किया था, वो बहुत समय से थे, इसलिए मैं उनको दोबारा तीसरी बार जब सेशन में जुड़े तो उनको मैंने इस ऑप्शन पे रखा था, लेकिन वो प्रश्न नहीं किए। खैर बहुत सारी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अगर किसी साथी के मन में कोई असमंजस हो, आपस में चर्चा करके उसको हल करना चाहे तो वो बोल सकता है। हम 5-10 मिनट हम आपस में चर्चा जरूर कर सकते हैं। जी देवेंद्र जी, मेरा एक सवाल था, आपने मुझे लाइन पे भी नहीं लिया, मैंने सबसे स्टार्टिंग में कर दिया सर था। मैं मेरी मजबूरी को आप समझिएगा। नहीं, वो मैं समझ मेरी गया, मैं तो मजबूरी एमपी का ही हूँ जी सर। लेकिन मेरा सवाल आपने देखा होगा कि कंपनसेशन और मानहानि में क्या डिफरेंस है, ये जानना था। और अगर अपन कंपनसेशन 50 लाख लगाते हैं शिकायत में, तो क्या उसकी कुछ जी फीस जमा करनी पड़ेगी सर को, जैसे मानहानि में कोर्ट में जमा करना पड़ता है कुछ चीज परसेंटेज? देखिए, पहली तो यहाँ बात आप इस बात कंपनसेशन। को समझ लीजिए कि मानहानि का कहीं पर भी एक्ट में जिक्र नहीं है। आप हाँ हाँ। क्षतिपूर्ति में उसका आधार बना ले वो बात अलग है, उसको स्वीकार करना या नहीं करना वो आयोग का विवेक है, लेकिन मानहानि का यहाँ पर कहीं कोई उल्लेख नहीं है पूरे एक्ट के अंदर में। क्षतिपूर्ति एक्ट का पे तो है, नहीं है। क्षतिपूर्ति में आपको अपने हुए नुकसान पर आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, उसकी गणना आपको बतानी पड़ेगी कि आप किस तरीके से मान रहे हैं कि आपको क्या क्या अब सर नुकसान हुआ 50 है। लाख रुपए मांग रहे हैं, मान लो अपन, तो 50 लाख की क्या गणना बताएंगे अपन? आप मांगने के लिए 50 लाख नहीं 50 करोड़ भी मांग सकते हैं। आप जी अपना जी। जस्टिफिकेशन देते हुए प्रार्थना कर दीजिए। अब यह हाँ हाँ। निर्णय सूचना आयोग के विवेक पर है कि वो उसको स्वीकार करे कि अस्वीकार करे। हाँ, तो आपके जैसे ऊपर कोई अपन ने रोक नहीं 50 है कि लाख आप का भी कितना मांगा। मांग सकते हैं जी। कितना नहीं मांग सकते, लेकिन अगर आप हाँ। जायज क्षतिपूर्ति डिमांड करेंगे स्पष्ट आधार देते हुए कि आपने ये क्षतिपूर्ति क्यों मांग की है, तो डेफिनेटली आयोग को उस पर सोचना पड़ेगा। अगर आपने क्षतिपूर्ति में कोई राशि की मांगी नहीं की है और उसका आधार ही आपने उसमें उल्लेख नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर भी आयोग उस पर कोई विशेष निर्णय नहीं देगा आपको। अच्छा, और जैसे मान लो सर अपन सब ग्राउंड के साथ लिखते हैं 50 लाख, तो उस पर कोई फीस जमा करनी पड़ेगी आयोग को?
कोई फीस नहीं लगती, क्योंकि फीस नहीं जमा करते। देवेंद्र जी, एक छोटा सा प्रश्न है देवेंद्र जी, एक छोटी सी समस्या आ रही है, एक छोटी सी समस्या आ रही, हम सभी लोगों में अगर कोई भी। नवीन जी आप सुनते रहिएगा, आपको ही महेंद्र जी का जवाब देना है, शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। एक बार मैं सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ। महेंद्र जी कहें प्रश्न आप अपना। मेरा सर, सभी जिनके पास भी उस प्रश्न का जवाब हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमने लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया, उस आवेदन के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम प्रथम अपील अधिकारी को मैं आधार के प्रथम अपील करते हैं। उस आधार के आधार पर ही अगर हम प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो क्या वो आधार को मान्य करके अपना डिसीजन देने के लिए बाध्य रहते हैं या बुलाने के लिए बाध्य रहते हैं आवेदक को? मेरा ये प्रश्न है कि वो बाध्य करते हैं कि आपको सुनवाई के लिए आना ही पड़ेगा, ये किसी एक्ट में लिखा है कि उसको जाना पड़ेगा। अगर आधार हमने क्लियर लिख दिया है तो उस आधार को मान्य करते हैं या नहीं करते हैं, या अपीलीय अधिकारी अपीलीय आवेदक रहता है उसको जाना पड़ता है, या जाना है या नहीं जाना है? हाँ महेंद्र जी, जैसे कि आपने तो सिर्फ प्रथम अपील के बारे में पूछा, प्रथम अपील हो या द्वितीय अपील के लिए भी, हाँ दोनों अपील के लिए भी यही है प्रोसीजर। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ कि यदि आपने उसमें आपका आधार लिखा है कि भाई ये पीआईओ ने जो जानकारी नहीं दिया वो मुझे इसी वजह से दी जानी चाहिए थी, जो भी आपने आधार बनाया, तो आपको बुलाना आवश्यक नहीं है हियरिंग में। उनका काम है कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या पीआईओ ने भी जो सबमिट किया है, तो मेरिट के आधार पे वो डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप आए नहीं इसलिए आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप नहीं भी गए लेकिन आपके आधार मजबूत है रिटर्न में, तो इसलिए हमने कभी भी ध्यान रखना चाहिए जब हम अपील करते हैं तो उसमें ठोस आधार लिखे। किसी वजह से हम, हो सकता है हम उन्होंने तारीख रख दी, हम किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे, तो उस पर वो मेरिट के आधार पर डिसीजन ले सकते, जो कि हमारे पक्ष में भी हो सकता है। ऐसा नहीं वो डिसीजन दे सकते कि भाई जो अपीलार्थी था वो अनुपस्थित था इसलिए हमने उनके फेवर में डिसीजन नहीं ले रहे हम लोग, ऐसा नहीं लिख सकते। बुलाने की कोई बाध्यता नहीं है। जी सर, यही मैं जानना चाह रहा था। आयोग को ऐसे भी आपके लिखित पिटीशन पर ही निर्णय देना है। विवेक कभी भी वो आदेश देने से समय आपके पिटीशन को नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो आप उपस्थित हो चाहे ना हो। इसलिए मैं पिटीशन बोल दिया उसको, एक्चुअली आपने अपील या शिकायत जो भी की है उसको। जी नहीं सर, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि जबरदस्ती उनको बाध्य अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी अपील खारिज नस्ती पर की जाएगी। ये कर रहे हैं अभी, ये गलत सर। आपने लिख के क्यों दिया है फिर? अगर उसका लिखे हुए का कोई महत्व नहीं है, डिसीजन तो उसको लिखे हुए पर देना है आपके, या तो आपने सही तरीके से उसको रखा नहीं है, या फिर आप ये हमारा दुर्भाग्य है कि सूचना आयोग अगर उस पर विचार ना करे तो। वही मेरा कहना चाहेंगे। नहीं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी आती है, जैसा कि राहुल जी ने भी कहा कि उनका कहीं ना कहीं उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ऐसे इसमें आयोग ने ये करना चाहिए कि भाई ऐसे अधिकारियों का प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, क्योंकि उनकी नासमझी की वजह से नागरिक जो है उससे उल मतलब जो नियम में नहीं है ऐसी भी अपेक्षा की जाती है कि आप जबरदस्ती उपस्थित रहे, नहीं तो भाई ये खारिज की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तो या तो जानबूझ के कर रहा है वो, या दूसरी चीज है कि उसको उसकी जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी दिलवाने की व्यवस्था, उसका आदेश भी जो है वो व्यवस्था जो है आयोग कर सकते कि भी आप अपने अधिकारी को प्रशिक्षित करें, क्योंकि उनको इतनी भी समझ नहीं है मतलब कि भी बुलाना आवश्यक नहीं है, वो कर सकते। मैं इसलिए मुख्य आप बल्कि महेंद्र जी एक काम करें, मुख्य सूचना आयुक्त को एक निवेदन करें कि अगर द्वितीय सूचना आयुक्त भी अगर गलती कर रहा है तो सूचना आयुक्त को प्रशिक्षण दिलवाएं, नियम में वो किस नियम के तहत ये गलती कर रहा है, थोड़ा सा मजेदार स्थिति रहे। मेरे साथ यही हुआ है। राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह जी ने यही किया है कि आपको आना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने सवाल करा। लिखिए मुख्य सूचना आयुक्त को लिखिए इस बारे में, मुख्य सूचना आयुक्त को 12 अक्टूबर को लिखिए और बोलिए कि वो अपने सूचना आयुक्तों को प्रशिक्षण दे। बहुत अच्छी बात होगी, एक ही पन्ने में और संक्षिप्त तौर पे इस बात को लिखित कीजिए। जी देवेंद्र जी, मेरा एक प्रश्न है सर। जी एक मिनट सर, मैं सबको म्यूट ऑल फिर से कर रहा हूं। मैं पहले जिनके हैंड राइज है उनके प्रश्न लेने दीजिए। देवेंद्र सक्सेना जी, मैं सर आपसे निवेदन भी किया था उस समय, आप तीसरे बार में आपने प्रश्न नहीं रख पाया, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं चाह रहा था कि आप रख लें। आप बताएं, हम लोग अपने आपस में साथी इस पर विचार करेंगे आपके प्रश्न पर। सर थोड़ा प्रश्न फिर से दोहराएं।
फिर से दोहराएं। सक्सेना जी आप अपनी बात रखें सर। सक्सेना जी, चलिए जब तक सक्सेना जी की आवाज आती है, आवाज नहीं आ रही है तकनीकी कारण से, अगर आती है वैसे हम उनको लेते हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। हेलो। हाँ जी सर कहें, आवाज आ गई सर, कहें सर। सर मैं धर्मेंद्र। हेलो हाँ सर आगे। हाँ सर देवेंद्र सक्सेना। हाँ सक्सेना जी कहें। जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि आयुक्त के अंदर हम जाते हैं, वहां जाते हैं और हमारे को प्रथम अपील अधिकारी जो सूचना ही नहीं देता, तो इसके अंदर मेरे पास में अभी मैंने लेटेस्ट ही एक आईपीसी धारा 219 के तहत एक इनको लेटर लिखा है प्रथम अपील अधिकारी को। इसके अंदर क्या है, धारा 219 जो हमारे को कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 219, जो कोई लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय जहाँ जिसका विधि के प्रतिकूल होना यह जानता हो। तरीके से सर 217 और 219 में उल्लेख है कि अगर कोई किसी काम को रोक रहा है या उसको संरक्षण दे रहा है, अधिकारी को किसी कर्तव्य ड्यूटी को रोक रहा है, तो उसके ऊपर भी कार्यवाही की जा सकती है। और इसके लिए धनवीर साहब अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों, धनवीर साहब आप प्लीज अगर अनम्यूट करें, कनेक्ट टू ऑडियो करके, अगर आप बात सुन पा रहे हो तो जुड़े। इन्होंने पार्टी बनाया है सूचना अधिकारी को 166 में, उसके विरुद्ध एफआईआर करवाया है, मामले को न्यायालय तक लेके गए हैं। जिस तरीके से 166 पर लेके गए हैं उसी तरीके से आप 217 और 219 पर भी लेके जा सकते हैं। और ये चीजें, इस तरीके के हथकंडे हमको अपनाने चाहिए, लेकिन ये सूचना अधिकार के अंतर्गत नहीं होगा। सूचना अधिकार के अतिरिक्त हम इस तरीके अपना सकते हैं। हमें इसको प्रथम अपील के अंदर ही अपनाना चाहिए, जिससे कि इन पे एक मतलब प्रेशर पड़ता है। और आप ताज्जुब करेंगे कि मुझे वहां पे बुलाया गया, जैसे अभी बीच में भी चला था कि भाई एक ने 3 साल बाद में मतलब कोई सेटिंग करके और फिर बाद में वो भी दे दिया, एफिडेविट भी की भी मेरे को सूचना मिल गई। लेकिन हम लोगों को कायदे से अगर इस एक्ट को बचाना है तो इस तरीके के अटकंडे अपना करके इन पे प्रेशर करना ही होगा हम सबको। जी आप सही कह रहे हैं, और बिल्कुल हमको इस तरीके के दबाव की जरूरत भी होगी। नवीन जी। हाँ मेरा एक निवेदन भी है देवेंद्र जी से कि जैसे ये हमने आयोजित किया सूचना का अधिकार विषय पे, तो उस तरह का भी कोई आयोजन हो सूचना के अधिकार में। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि सेक्शन 166 और 217 पर हम धनवीर राव साहब को सुनेंगे, जिन्होंने एफआईआर भी करवाया है और न्यायालयीन प्रक्रिया में लेके तक भी गए हैं। क्योंकि कई पीआईओ क्या होता है जानबूझ के भी नहीं देते हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो प्रशिक्षण की कमी, एक वो अलग वजह होगी, लेकिन कई लोग जानबूझ के भी नहीं देते इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं वहाँ भ्रष्टाचार होता है, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कहीं ना कहीं। हाँ वही तो, ये जरूरी है कि उनके ऊपर कार्रवाई कैसे हो, नहीं तो क्या हो जाए इस तरह से पीआईओ भी, तो वो सही नहीं है। जी ठीक बात है सर, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम इस कार्यक्रम को चलाएं और अधिक से अधिक लोगों को तक इसको प्रशिक्षण के तौर पे हम अपने साथियों को दें। श्यामल राव जी आप बहुत समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं। श्यामल राव जी, श्यामल राव जी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी को फिर से बोल रहा हूं सर। धर्मेंद्र सिंह जी अब आप बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे यह जानना है कि मैंने एक लोक सूचना पदाधिकारी के पास उनके चल अचल संपत्ति, उनके अंदर में जो भी कर्मी हैं उनके चल अचल संपत्ति के लिए मांग की थी, परंतु उनके द्वारा 81 के तहत बताया गया कि यह सूचना दे नहीं है। फिर मैं अपील किया उनके सीनियर पदाधिकारी को, तो उन्होंने सूचना देने हेतु लोक सूचना पदाधिकारी को लिखा। बाद में फिर उनके द्वारा यह बता दिया गया कि यह सूचना दे नहीं है, और चूंकि अधोहस्ताक्षरी लोक सूचना पदाधिकारी नहीं है, इसलिए भी यह सूचना नहीं दिया जा सकता है। तो मैं सर अभी तो सूचना आयोग बिहार में शिकायतवाद दर्ज किया हूँ, आगे क्या करना चाहिए? सर पहली बात तो आपको प्रशिक्षण की आपको भी जरूरत है। हमने इस सब्जेक्ट पर धारा 8 के ऊपर जो है प्रशिक्षण 2 बार हमने अपनी कार्यशाला आयोजित की है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से उसको देखना चाहिए। ये आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम भी नहीं सीखेंगे, हम रोज सीखना छोड़ देंगे तो हम भी अपडेट नहीं रहेंगे, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे।
और रही बात आपकी समस्या की, आपने इस पर अपील लगा दिया है? जी हाँ सर। तो अपील आपने ग्राउंड्स बना के डाल दिए होंगे? जी हाँ सर। तो जब अगर आपने अपील डाल दी है ग्राउंड्स बनाकर, तो अभी इसमें ऐसे कुछ करने के लिए शेष नहीं रह गया है। अब आप इंतजार कीजिए कि अपील की सुनवाई का अवसर कब आता है, और कोशिश करें कि आप उसमें अपने व्यापक लोकहित को या अपने हितों को उसमें बताएं, और उसमें ये चीज बताएं कि ये जानकारी आपके लिए मिलना क्यों जरूरी है। क्योंकि सरल शब्दों में एक आम आदमी के लिए वो सूचना से संबंध ज्यादा होता है, तो आपको वहां पे ये स्पष्ट करना ही होगा कि आपको सूचना क्यों चाहिए। हालांकि सूचना के अधिकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपने उद्देश्य को बताएं, लेकिन अगर आप उद्देश्य को बताते हैं और उसको सही तरीके से रख पाते हैं, तो डेफिनेटली आपके डिसीजंस में या आपको जानकारी मिलने में काफी राहत मिलता है। सर लेकिन सूचना में इसमें ये जो मैं मांग रहा हूँ चल अचल संपत्ति विवरणी, ये तो सर पब्लिक डोमेन में है, और बिहार सरकार ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के साइट पे भी इसको अपडेट किया हुआ है। तो आप वो वहीं से भी सत्यापित तो देख रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत क्या है इसको मांगने की? सर वहां पर सूचना नहीं मिल रही है, वहां पर उनका अपडेट नहीं किया हुआ है, हमको लगता है ये लोग तो दिए नहीं है इस सर। चीज को उल्लेख कीजिए आप उसमें कि जब सभी विभाग कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। इसके लिए आप अलग से शिकायत भी आप उस लोक प्राधिकारी को जिम्मेदार बना लीजिए। आपने जो अपील की है, ये द्वितीय अपील की है कि प्रथम अपील की है अभी? सर प्रथम अपील के बाद मैं शिकायतवाद किया हूँ, अभी द्वितीय अपील नहीं किया हूँ। शिकायतवाद कर दिए ना, तो शिकायतवाद आने में डेफिनेटली आपको समय है। आप एक काम और करें कि लोक प्राधिकारी को, जो भी उस विभाग का मुखिया है, उसको अलग से शिकायत कर दें, और उस विभाग से संबंधित सचिव को भी उस बारे में जानकारी दे दें। और उस पत्र को भी जब आप सुनवाई में जाएंगे शिकायत की, उस समय इस बात को रखिएगा कि आपने इस पर क्या क्या प्रयास किए हैं, क्योंकि उस समय उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो, इस बारे में आपको दस्तावेज अपने तैयार रखने चाहिए। ठीक है, तो मुझे द्वितीय अपील में जाने की कोई जरूरत नहीं है ना सर? नहीं, द्वितीय अपील में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप वो जानकारी वहां पे है नहीं जो आपको मिलनी है। अगर वो बनाए रखते या देते और नहीं दे रहे हैं तब बात गलत होती। ये शिकायत का सब्जेक्ट है, आपने सही किया है, अब शिकायत के उसमें इंतजार करें। हरिवीर सिंह जी चौहान, हरिवीर सिंह चौहान जी। जी साहब, एक मेरा निवेदन है सर कि एक मैंने आरटीआई लगाई थी, तो उसमें मैंने ये मांगा था, नीचे ये लिखा था कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर दिया जाए। तो उन्होंने मुझे एक मध्य प्रदेश राज्य शासन का एक आदेश लगा के ये बताया कि ये सब्जेक्ट से अलग है। तो ये सब्जेक्ट से अलग तो है, लेकिन ये धारा 4 में ये तो सार्वजनिक होना चाहिए साहब। जी जी नवीन जी, आप अगर सवाल समझ पाए तो जवाब दे सकेंगे। नहीं, आपने शायद पीआईओ से ये मांगा है कि भी मुझे आप इनका जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के बारे में विवरण दे, उनका नाम, पता, कार्यालय का, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो ये तो हमें बिना मांगे मिलना चाहिए, क्योंकि जब पीआईओ कोई भी हमारे आवेदन का जब जवाब देता है, वो चाहे सूचना देने से इनकार करे या फीस की मांग करे या फिर सूचना दे, हर परिस्थिति में उसे आखिरी में ये लिखना जरूरी रहता है कि यदि मैं ये जो सूचना आपको दे रहा हूँ या जो फीस की मांग कर रहा हूँ या जो ये निर्णय है इससे आप सहमत नहीं है, तो आप प्रथम अपील मेरा ये जो पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर फला फला अधिकारी, वहां लिखना जरूरी है कि प्रथम अपील अधिकारी, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी और उनका ऑफिशियल नंबर यदि हो तो। आप हम यदि उनका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है तो उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते, और ये चीजें तो खुद होकर सेक्शन 41B में आनी चाहिए, हमको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो उन्होंने सर मेरे को एक मध्य प्रदेश राज्य का पत्र है 2010 का, उसका हवाला देते हुए हमको इनकार कर दिया कि मैं अपने अधिकारी का नाम वो नहीं बता सकता। नहीं, आप इसमें बिल्कुल शिकायत में भी जा सकते हैं कि यदि जैसे कोई चीज का पालन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हम वंचित हो रहे हैं, हम अपील नहीं कर पाएंगे ना, फिर हमें मालूम ही नहीं रहेगा हमें अपील किसके पास करना है, तो ये मना नहीं कर सकते। खुद होके देने वाली जानकारी पता नहीं वो क्यों मना कर रहे हैं। मोबाइल नंबर हो सकता है कि वो मोबाइल नंबर यदि उनका व्यक्तिगत है जिसके लिए सरकार भुगतान नहीं कर रही है उनके बिल का, तो वो हम नहीं मांग सकते, लेकिन ऑफिशियल नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी, उनका ऑफिशियल एड्रेस, घर का एड्रेस अपेक्षित नहीं है। और जो प्रथम अपील अधिकारी, उनका नाम भी लिखना चाहिए साथ में, नाम, पदनाम। ये तो डीओपीटी की गाइडलाइन है, डीओपीटी की गाइडलाइन उन्हें बताइए। नहीं, इसमें सब क्या है कि
अधिकारी 50 कलेक्टर है, उसके बावजूद भी इतना ये देखिए हाँ, आप। उनसे तो ऐसी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई हाँ छोटा मोटा ऐसे रहा तो समझ सकते कि भी उसको उस चीज की जानकारी नहीं है, और ये तो कुछ जानकार लोगों में से है। आप इसमें तो शिकायत में भी जा सकते हैं। नहीं नहीं सर, एक उनको आवेदन हम कर सकते हैं, इसके संबंध में आवेदन कर सकते हैं। कैसा, किस तरह का? आप करिए ना आवेदन उनको कि भाई ये आपकी सार्वजनिक कि प्राधिकरण की आपने मुझे जवाबदारी है ये, उनके ऊपर बंधन ये कार्य है सेक्शन 41B में जी कि हरिवीर सिंह जी, आप पीआईओ और आवेदन तो उनकी करते सूचनाएं। रहिए, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। लेकिन अगर वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर शिकायत भी उनके विरुद्ध कीजिए, हाँ क्योंकि जब बिल्कुल, तक उनके क्योंकि विरुद्ध शिकायत नहीं करेंगे वो इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है सर, ठीक। जी देवेंद्र ठीक। सक्सेना जी, आप कुछ, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कृपया आप पूरी करें। देवेंद्र सक्सेना जी। आवाज आ रही ठीक है है, ना जब, सर? हाँ अभी आ रही जी है, हाँ। कहें सर। हाँ, मेरा ये कहना था कि हम लोग क्या करते हैं कि हम आवेदन देने के बाद में फिर है ना इसको अपीलों में चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। मेरा मानना ये है, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे राजस्थान में कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, आवेदन तो दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे को सूचना नहीं मिलती 30 दिन में, या मैं प्रथम अपील लगाता हूँ, तो मैं अपनी एक शिकायत अलग से चलाता हूँ उसी को लेकर के, उसी मैटर को लेकर के। तो इससे क्या होता है, इन लोगों पे दबाव पड़ता है और ये लोग मेरे को सूचनाएं भी देते हैं और आगे से काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को आवेदन तो करना है, सूचना के अधिकार में हम आवेदन करते रहे, प्रथम अपील करते रहे, वो भी करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग शिकायतें और इनके पैरेलल चलाते रहे, मतलब हमारी मांग के साथ साथ इनकी शिकायतें भी चलाते रहेंगे, तो 100% इसमें मेरे को उम्मीद है कि हम जल्दी ही इनके ऊपर दबाव बना पाएंगे और ये लोग ठिकाने लगेंगे और काम करना शुरू करेंगे। ये मेरा पूरा कहना था कि इसके अंदर ये करना चाहिए हम लोगों को। ये मैं सभी के सामने बात रख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे फायदा हो रहा है कि मेरे को सूचनाएं भी मिल रही हैं और बिना पैसे की मिलती है 30 दिन बाद में। मैं नहीं जी, देवेंद्र जी की बात की समर्थन करता हूँ। ये सर सारे शिकायत शास्त्रों का आयोग प्रकरण में है। करनी चाहिए कि अलग? मेघराज जी, आप क्या कहना चाह रहे थे, कहें। सर मैं मेघराज जी। ये कहना, जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जो पैरेलल शिकायत चलाएंगे वो संबंधित विभाग की अथॉरिटी के, सीनियर अथॉरिटी के यहाँ करेंगे या आयोग में शिकायत करेंगे, ये सर जानना। शिकायत आप आयोग में करेंगे। अब अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ जो सीनियर, आप उनको जो कर रहे हैं नहीं वो सूचना नहीं सर, अधिकार मैं के यहाँ पे नियम बोल के अंतर्गत सर नहीं मैं है। बोल वो बात सर अलग है मैं कि बोल आप रहा वहां शिकायत करके उनको भी जिम्मेदार बना सकते हैं। हाँ पर सर, मैं यही जैसे यही बताना चाह रहा प्रशासनिक था। सुधार जी हेलो हेलो जी हेलो। जी कहें सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि नहीं, हमारे को प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक जो अधिकारी है उसी को ही शिकायत करनी चाहिए। सूचना आयोग पे तो हमारा जाएगा ही जाएगा, वहां हमारे को पता है हमारी स्थितियां क्या होती हैं, 2-2 3-3 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जब हम यहाँ पे विभाग के अंदर ही शिकायतें देने लग जाते हैं उसके पीआईओ की और उसके उच्च अधिकारियों को, तो वो लोग जरूर सुनवाई करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम लोग भी इस दायरे में कहीं उलझ नहीं जाए, तो वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेशर बनाता है और देता है वो सूचना। मेरा यही कहना ठीक, है। बराबर है सर। जी जी। हमारे साथ इसकी समय शायद क्रांति। प्रशासनिक सुधार विभाग को भी हम इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, जी जी हाँ। देवेंद्र सर। सुरेश मौर्य जी, सूरत से। सुरेश मौर्य जी, सुरेश मौर्य जी, आपका कोई प्रश्न है? सुरेश मौर्य जी हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। वो हमारे सारे कार्यक्रम को यूट्यूब और फेसबुक में लाइव करना या छोटे मोटे सुधार करना, वो उसमें बहुत बेहतरीन समय भी देते हैं और हमारे लिए काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले उनको हम सभी साथियों की तरफ से आभार करते हैं। और मौर्य जी, आप अपनी बात को रखें, आपका क्या सवाल है, कहें। नहीं, इस विषय में आप यदि आज हमारे ग्रुप में देखेंगे कि एक न्यूज
पेपर की न्यूज किसी ने पोस्ट की है राज मिश्रा जी से। राज मिश्रा जी जुड़े हो तो मैं तो चाहूंगा कि वो उन्हीं से संबंधित है, उन्होंने किया था, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, तो वो तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। उसका आप रेफरेंस लेके वहां पर आप करें, क्योंकि वो आज ही ग्रुप में पोस्ट की गई है न्यूज, है ना। तो आलोक सिंह जी, अगर आप जुड़े हो, आपने कल एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, क्या आप साथियों के साथ साझा कर सकते हैं? आप कुछ विषय पे कल बोल रहे थे, आलोक सिंह जी। देवेन जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों, नमस्कार। ठीक है। जो एक सर हमारा मुद्दा है, कल हम लोगों के डिस्कशन में हम लोगों ने 2 मुद्दे उठाए थे। एक तो पार्लियामेंट के जितने भी सवाल हैं वो आयोग नहीं आते, मतलब इसको और ब्रीफ कर दे साथियों को सर। तो साथियों, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमको ये अधिकार जो जिस तरीके से प्राप्त हुआ था वो हमने अपने पार्लियामेंटेरियंस को दिया, और पार्लियामेंटेरियंस हर वो सवाल को पूछ सकता है जो हम पूछ सकते हैं। इस आधार पे इस कानून को बनाया गया था, और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके किसी भी 19(3) या 18 की शिकायतें आयोग नहीं आती। क्या वजह है? आपका क्या विचार है इसमें सर? मेरा ये विचार है कि उन्होंने पब्लिक अथॉरिटीज जो बनाई हैं, लोक प्राधिकारी जो अपने बनाए हैं, उनको इतना सक्षम बनाया हुआ है कि आयोग जाने की आवश्यकता नहीं है। और पब्लिक के लिए उन्होंने सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है, पब्लिक के लिए उन्होंने आयोग बनाया हुआ है। हम इसमें साथी क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसका हम किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं या विरोध करके इसको सुधार सकते हैं? कुछ आइडिया सर। इसके लिए हमें वापस लोकसभा और राज्यसभा को ही लिखना होगा कि जो सूचनाएं आपको उपलब्ध हो रही हैं वो सूचनाएं आम जनता को भी उपलब्ध होनी चाहिए। और ये यथास्थिति सिद्ध है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन की 19(3) या 18 की शिकायत आयोग में नहीं आती है। ठीक बात सर, बहुत सही चीज। तो साथियों, अगर आप सुन रहे हैं इन बातों को तो इस बात पर गौर फरमाए जो सर ने कहा है कि जो जानकारी राज्यसभा संसद में जा रही है वो हम लोगों तक पहुंचे। सबसे पहली बात, शायद अगर मैं जान रहा हूं तो संसद या विधानसभा में जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं सर, उसके लिए भी शायद कोई पोर्टल बना हुआ है जहां पर उन प्रश्नों को रखा जाता है जिसके जवाब भी रखे जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, राज्यसभा में क्वेश्चन आवर्स के रूप में वो सब कुछ रखा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका क्या आंसर दिया गया है, वो हर क्वेश्चन के साथ में उसके आंसर के साथ में लिखा हुआ है। तो सर, क्या राज्यसभा भी एक लोक प्राधिकरण होगा जिसको स्वप्रकटीकरण में इस बातों को प्रकटीकरण करना चाहिए? हाँ है। तो मेरे ख्याल से यही एक इसका सबसे अच्छा विकल्प होगा कि वो इन सब चीजों को सभी के लिए प्रकटीकरण में रखें। हालांकि ये सब चीजें तो वो चैनल के सामने या न्यूज मतलब मीडिया के सामने वो करते ही हैं, ऑन रिकॉर्ड भी रहता है ये चीजें। नहीं, इस पे ऐसे नवीन अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और क्योंकि वो डीओपीटी प्रशिक्षक है और मैं डीओपीटी केवल बी ग्रेड तक ही पास आउट किया था। आई डोंट नो क्यों। नहीं जी, सभी साथ आपका जो एक बात बताना चाहूंगा सर, ये कार्यक्रम बंद होने वाला है अभी, इसके बाद हम नहीं जुड़ेंगे। नवीन जी का इसमें बस जवाब हम लेना चाहेंगे कि वो क्या दे रहे हैं। नहीं, जैसे इन्होंने बताया, लोकसभा राज्यसभा जो भी संविधान द्वारा स्थापित है या उसके अंतर्गत लिखा हुआ है वो सब पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं। और जहाँ एक्ट में हमें पावर दिया है नागरिकों को कि भाई जो सूचना लोकसभा या राज्यसभा को देने से मना नहीं कर सकती पब्लिक अथॉरिटी, वो नागरिकों को देना चाहिए। तो हमारी एक जवाबदारी कम हो जाएगी कि हम बार बार पब्लिक अथॉरिटी से मांगे कि भाई लोकसभा को आपने जो दी है या दे सकते हो हमें भी दे। उसकी बजाय जो इन्होंने कहा कि भाई लोकसभा ने खुद ने बताना चाहिए उनके पास कौन कौन सी जानकारी आई है सेक्शन 41B के तहत, क्योंकि वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, तो हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अलग अलग पब्लिक अथॉरिटी में क्यों जाएंगे कि भाई आप जो इन्फॉर्मेशन लोकसभा को देने से मना नहीं कर रहे वो हमको भी दी जानी चाहिए। इसका सहारा लेने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी यदि लोकसभा खुद होकर बता दे, ये होना चाहिए। क्योंकि हमको अधिकार दिया है कि जो वो प्राप्त कर रहे सूचना वो कर सकते, वो हमको भी मिलनी चाहिए। तो यदि खुद होकर यदि वो डाल देते हैं ऐसी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में, तो